21.15% की वृद्धि दर्ज की गई है 2 साल के अंदर। 2 साल के अंदर रोजगार और मजबूत होती अर्थव्यवस्था का प्रमाण है। हमने राजस्व बढ़ाने के लिए ठोस और योजनाबद्ध प्रयास किए हैं। पुलों का निर्माण हुआ, औद्योगिक इकाइयां स्थापित हुई और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा हुए। अब तो इनके समझ में आ जाना चाहिए कि मैं दिल्ली क्यों जाता हूँ। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ध्येय बाइक सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के मूल मंत्र के साथ आगे बढ़ रहे हैं। 34% अधिक है माननीय अध्यक्ष जी, 34% किसानों का। राजस्थान के किसान को किसी भी तरह से परेशानी नहीं होने दूंगा। राजस्थान के किसान के लिए पूरी तरह से हमारी सरकार समर्पित है। 2 साल से तो क्या तुलना करें, हमारा काम तो इनके 5 साल पर भी भारी है। हमारी ये ट्रिपल इंजन की सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है। अरे भाई एक बार नहीं साहब, वो हेलीकॉप्टर लेके जा रहे हैं, आपके पैदल जाते थे। इनका 107 में काम 0 है, अपना पैसा नहीं मानता। ये जनता की गाड़ी कमाई का पैसा है। आपने देख लिया इंजेक्शन कहाँ लगा, दर्द कहाँ हुआ। हमेशा सभी का शोषण करते हुए काम किया है। मैं जनभावनाओं को देखते हुए माउंट आबू का नाम आबूराज। आज सदन में रंग बिखरे हैं, सच के चेहरे खुद निखरे हैं। इनकी पिचकारी में पानी कम, ज्यादा केवल हवा भरी है। राजस्थान की प्रति आय पहली बार 2 लाख रुपए के पार पहुंच गई। वर्तमान में यह बढ़कर 2,02,349 रुपए होने जा रही है। यदि वर्ष 2023-24 की तुलना करें तो उस समय यह आय 1,67,027 रुपए थी, यानी लगभग 21.15% की वृद्धि दर्ज की गई है 2 साल के अंदर। 2 साल के अंदर यह नहीं दिख रहा। यह केवल एक आंकड़ा नहीं है, यह प्रदेश के लोगों की बढ़ती आर्थिक ताकत, रोजगार और मजबूत होती अर्थव्यवस्था का प्रमाण है। यह वृद्धि दर्शाती है कि हमारी नीतियां सही दिशा में हैं। उद्योग, कृषि, सेवा क्षेत्र सहित हर सेक्टर को प्रगति हो रही है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं सदन के माध्यम से एक महत्वपूर्ण तथ्य सभी माननीय सदस्यों के सामने रखना चाहूंगा कि वर्ष 26-27 का हमारा बजट आकार 6,10,956 करोड़ रुपए है। अगर हम इसकी तुलना वर्ष 23-24 से करें, इनके अंतिम वर्ष 23-24 से करें, जो कि पिछली कांग्रेस सरकार का अंतिम वर्ष था, उस समय बजट का आकार 4,33,273 करोड़ रुपए था। अब आप लगा लीजिए, यानी आज का बजट उस समय की तुलना में लगभग 41% अधिक है। 41% अधिक है। 41% अधिक। यह बताता है कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था का विस्तार हो रहा है, यह मजबूत हो रही है, संसाधन बढ़ रहे हैं, विकास के लिए हमारी क्षमता पहले से कहीं अधिक बढ़ी है। ये वृद्धि इस बात का प्रमाण है कि आज हमारे पास अधिक संसाधन है, जिससे हम किसानों के लिए अधिक योजनाएं बना सकें, युवाओं को अधिक अवसर दे सकें, महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए अधिक प्रावधान कर सकें और गरीब कल्याण के लिए अधिक से अधिक बजट सुनिश्चित कर सकें। माननीय अध्यक्ष जी, अब मैं राजस्व प्राप्ति के बारे में बात करूंगा। हमारी सरकार का स्पष्ट संकल्प है विकास के लिए मजबूत अर्थव्यवस्था। जब तक राजस्व आय नहीं बढ़ेगी, तब तक हम सड़कों, स्कूलों, अस्पतालों, सिंचाई परियोजना, युवाओं के रोजगार जैसे बड़े लक्ष्य पूरे नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमने राजस्व बढ़ाने के लिए ठोस और योजनाबद्ध प्रयास किए हैं। वर्ष 26-27 में प्रदेश की कुल राजस्व प्राप्तियां 3,25,740 करोड़ रुपए अनुमानित हैं। ये प्रदेश की बढ़ती आर्थिक क्षमता का प्रमाण है। अगर हम इसकी तुलना पिछले वर्ष 25-26 से करें तो ये राशि 14.08% अधिक है, यानी हमारी आय लगातार बढ़ रही है और अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। यदि हम कांग्रेस सरकार के अंतिम वर्ष 23-24 के आंकड़े को देखें, तब कुल राजस्व प्राप्तियां 2,03,276 करोड़ रुपए थी। आज की अनुमानित प्राप्तियां उससे लगभग 60% अधिक है। 60% अधिक। यह छोटी बात नहीं है। यह वृद्धि मात्र 2 वर्ष में हुई है।
ये अंतर बताता है कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कितना बड़ा बदलाव आया है। ये वृद्धि केवल संयोग नहीं है, ये बेहतर प्रबंधन, पारदर्शी व्यवस्था और राजस्व संग्रह की प्रभाव नीति का परिणाम है। ये लोग ऐसा नहीं कर पाए क्योंकि इनकी नीयत नहीं थी, इनकी नीयत में खोट था। मैं प्रदेश की आधारभूत संरचना यानी सड़क, पुल, बिजली, पानी, उद्योग, रोजगार के मैं कुछ महत्वपूर्ण बातें रखना चाहूँगा। सबसे पहले वर्ष 2024-25 में हमारी सरकार ने 30,700 करोड़ रुपए से अधिक पूंजीगत व्यय किया। ये अब तक का सबसे अधिक है अध्यक्ष जी। इसका सीधा मतलब है कि प्रदेश में नई सड़कें बनी, पुलों का निर्माण हुआ, औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित हुई और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा हुए। यह खर्च कागजों तक सीमित नहीं रहा बल्कि जमीन पर विकास के रूप में दिखाई दिया है। हम यहीं रुकने वाले नहीं हैं। वर्ष 2026-27 के लिए हमने आधारभूत संरचनाओं पर 53,978 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान किया है। मैं विशेष रूप से यह उल्लेख करना चाहूँगा कि ये राशि कांग्रेस सरकार के अंतिम वर्ष 23-24 में किए गए 26,646 करोड़ रुपए के मुकाबले 2 गुने से भी अधिक है। ये अंतर सिर्फ आंकड़ा नहीं, ये सोच का फर्क है, विकास की गति का फर्क है। इसके साथ ही मैं यह भी बताना चाहूँगा कि केवल सरकार ही नहीं बल्कि राजकीय उपक्रम और संस्थाएं भी आगामी वर्ष में लगभग 51,000 करोड़ रुपए से अधिक का पूंजीगत व्यय करेगी। इसका मतलब है कि राज्य का कुल पूंजीगत व्यय 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, हमारी सरकार के कार्यकाल के 2 वर्षों में ही हम केंद्र सरकार से, यह माननीय प्रतिपक्ष के नेताजी ने कहा था, मैं वो भी कहना चाह रहा हूँ कि केंद्र सरकार से 18,600 करोड़ रुपए से अधिक की राशि पूंजीगत के लिए ब्याज मुक्त ऋण रूप में प्राप्त हुई हमारी सरकार के कार्यकाल के 2 वर्षों में। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये कोई साधारण बात, सदन की कार्रवाई आज की कार्रवाई पूरे होने तक बढ़ाई जाती है। ये कोई रखी रहते लेकिन कही दिया एक ही बात, ये कोई साधारण बात नहीं है। ये डबल इंजन सरकार का परिणाम है। जबकि कांग्रेस सरकार के पूरे 5 वर्ष में दे दिया 5 वर्ष के कार्यकाल में कुल मिलाकर 15,803 करोड़ रुपए प्राप्त हुए थे, क्योंकि इन्होंने ना तो जल जीवन मिशन में काम करके दिखाया, ना ही कुसुम योजना में। अब मिले तो मिले कहाँ से, वो कह रहे हमको इतने, इसमें संख्या बता दी कितना आया, हमारा आया तो 65 पर आ गए। अरे वो संख्या को भी खोलते थे क्योंकि हमारा ज्यादा तो उसको नहीं बताना चाहते, फिर प्रतिशत पे आ गए कि ये उनके प्रतिशत इतना था, इसमें इतना हो गया। अरे मैं आपसे कह रहा हूं, आपके में आए थे 15,803 5 साल में आए थे, हमारे 18,600 करोड़ रुपए 2 साल में आए हैं। अरे जरा ये अंतर तो दिखा देते आप, क्योंकि इन्होंने ना तो जल जीवन मिशन में काम किया, वही हमने काम किया, तो हमारी सरकार ने सिर्फ 2 वर्ष में ही उससे कहीं अधिक राशि प्रदेश के विकास के लिए प्राप्त कर ली जितनी उन्होंने 5 साल में जुटाई। अब तो इनके समझ में आ जाना चाहिए कि मैं दिल्ली क्यों जाता हूँ, बार बार यही क्वेश्चन, दिल्ली क्यों जाते हो? अब ये देख लो, दिल्ली इसलिए जाता हूँ, तुम्हारा 5 साल में आया इतना, हमारा 2 साल में उससे ज़्यादा आ गया। हमारे और इनके काम में फर्क साफ है। वहाँ इच्छा शक्ति की कमी थी या प्रतिबद्धता है, वहाँ संकल्प है और सतत प्रयास हमारा है। वहाँ अवसर गंवाए गए, यहाँ अवसरों को परिणाम में बदला जा रहा है। हम हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ध्येय बाइक सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के मूल मंत्र के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मैं सदन के माध्यम से प्रदेश की वित्तीय स्थिति के बारे में एक महत्वपूर्ण तथ्य स्पर्श करना चाहूँगा। हमारी सरकार ने हमेशा वित्तीय अनुशासन को प्राथमिकता दी है। परिणाम यह है कि वर्ष 2026-27 में हमने राजकोषीय घाटा 3.69% पर सीमित रखा। ये FRBM कानून की अनुमित सीमा के भीतर है और पूरी तरह से जिम्मेदारीपूर्ण कुशल वित्तीय प्रबंधन का उदाहरण है। यदि तुलना करें हम तो वर्ष 23-24 में यह राजकोषीय घाटा 23-24 में
4.31%, यानी हमने न केवल इसे नियंत्रित किया बल्कि इसे काफी कम भी हमने किया है। कांग्रेस सरकार के 5 वर्ष का औसत राजकोषीय घाटा 4.34% रहा था, जबकि हमारी सरकार के 3 वर्ष औसत केवल 3.94% रहा। अब ये अंतर नहीं आ रहा है मुझे, ये साफ दिखता है कि हमने खर्च भी किया, विकास भी किया, लेकिन संतुलन और अनुशासन के साथ। अब मैं ऋण भार की भी बात करना चाहता हूँ। हमने प्रदेश के बजट में ऋण पर नियंत्रण रखते हुए डेट जीएसडीपी अनुपात 36.8% पर रखने का प्रावधान किया। यहाँ ये उल्लेख करना आवश्यक है कि जो विपक्ष आज ऋण को लेकर ऊंची ऊंची बातें करता है, उनकी सरकार के 5 वर्षों का औसतन डेट जीएसडीपी अनुमानित 37.83% था। इस तरह हमने इसमें भी लगभग 1% की कमी की है। हमने इसमें भी 1% की कमी की है, यानी इनके शासन में ऋण अधिक था। आज जब हम शासन में हैं तो हमने उसे नियंत्रित भी किया है। हमारा लक्ष्य केवल खर्च करना नहीं बल्कि जिम्मेदारी के साथ आम जन की खुशहाली के लिए खर्च करना है। हम विकास भी करेंगे, लेकिन भविष्य की पीढ़ियों पर अनावश्यक बोझ नहीं डालेंगे, जिस तरह से आपने डाला। जब भी आते हैं कोई ना कोई कितना बड़ा कर्ज दे करके आप जाते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, विनियोग विधेयक के मुख्य बिंदुओं पर आने से पूर्व में प्रतिपक्ष द्वारा उठाए गए कुछ बिंदुओं पर विषयवार स्पष्ट स्थिति भी करना चाहूँगा। हमारी सरकार ने किसान भाइयों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए वर्ष 26-27 में कृषि बजट 1,19,408 करोड़ रुपए रखा है, जो कांग्रेस शासन के अंतिम वर्ष 23-24 के कृषि बजट 89,190 करोड़ रुपए से 34% अधिक है। माननीय अध्यक्ष जी, 34% किसानों का, जिनकी बात तो ऐसे करते हैं, लेकिन अब मैं ज्यादा कहूं तो फिर यह होगा कि किसानों की कब समस्या कब आती है ये पता नहीं है। विधानसभा में कौन सी गर्मी सर्दी लगती है आपको बताओ, लेकिन वो मुड़ा से बांध करके विधानसभा में है कि यही कोई ये दौड़ डालने वाले हैं क्या, कुदाली लेकर के ऐसे आए कि यही चलाते हैं क्या इसको। लेकिन मैं माननीय अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहता हूं, हमेशा गरीब और किसान के लिए, अब से नहीं शुरू से कांग्रेस ने गरीबी हटाओ, किसान का उत्थान करो, ना किसान के पास ये गए ना गरीब के पास गए। इनका कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस का लेना देना है सिर्फ भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण के नाम से चलते हैं। अब ये मैं कहना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी, देखो आज किसी ने कोई भी काम किया है, किसी ने व्यापार किया है, किसी ने दुकानदारी की है, किसी ने कोई उद्योग किया है, किसी ने किसानी की है, तो उसका काम वो कुछ ना कुछ जानता है, वो कुछ ना कुछ जानता है और उनके दर्द भी जानता है और उनकी समस्या को जानते हुए कैसे समाधान किया ये भी जानता है। अब इनको ये पता नहीं है किसानों की बात करें, आपने किसानियत का क्या किया है। मैं अध्यक्ष जी आपसे यही कहना चाहता हूं और आपके माध्यम से राजस्थान के किसानों को और मजदूरों को यह भी विश्वास दिलाना चाहता हूं कि किसान को मेरी से ज्यादा नजदीक कोई नहीं जानता और मैं किसान को, राजस्थान के किसान को किसी भी तरह से परेशानी नहीं होने दूंगा। राजस्थान के किसान के लिए पूरी तरह से हमारी सरकार समर्पित है और रहेगी। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, अगर यही करना था तो इन्होंने कुछ नहीं किया। किसानों के लिए क्या किया? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के लिए किया। यह मैं आज याद करना चाहूंगा भारत रत्न स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को, कि उन्होंने किसानों की चिंता की। और मैं याद करना चाहूंगा पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी को, जो किसानों के हिमायती थे, हमेशा किसानों की हिमायती लेते थे। इन लोगों ने किसान की चिंता की। उसके बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार किसान के हित की बात करते हैं। उनका तीसरा कार्यकाल आया, पहले दिन फाइल आई
उन्होंने किसान की फाइल पर साइन किया कि मेरे किसान को ये सम्मान निधि जारी रहेगी और इसी तरह से मिलती रहेगी। इसे किसान का दर्द कहते हैं। मानिए, हमारे गत 2 वर्षों में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, मुख्यमंत्री सम्मान निधि योजना में प्रदेश के किसान भाइयों को लगातार लगभग 11,000 करोड़ रुपए की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पूर्ण पारदर्शिता के साथ ट्रांसफर की गई है। किसानों के लिए हमने जो किया, अब आपको भी मैं बताना चाहता हूं, साथ ही ये भी बता देना चाहता हूं कि इनमें अंतर क्या है। अभी कह रहे थे प्रतिपक्ष के नेता, मैं सुन रहा था, ये तारबंदी क्या है, ये क्या है। माननीय अध्यक्ष जी, उस किसान को पता है रात को पानी दे करके आता है और जंगली जानवर जब उसकी फसल को खाते हैं तो उसको तारबंदी का दर्द उसको होता है कि तारबंदी क्या होती है। क्योंकि मैंने पहले भी कहा है, मुर्गी के लिए तो तकुआ का घाव बहुत बड़ा होता है। मैं किसान की समस्या को जानता हूं, किसान के जीवन को जानता हूं, किसान के उस उपकार को भी जानता हूं, किसान कितना उपकारी होता है। माननीय अध्यक्ष जी, अब मैं आपको बताना चाहता हूं, पाइपलाइन से लाभान्वित किसान 98,753, 2 साल के अंदर 98,753, और इनके 2 साल में 46,183, इनसे दोगुना। और 5 साल भी बता रहा हूं मैं, ये 5 साल की बात करते हैं। 5 साल में 51,582, हमारे बराबर, हमसे भी कम, ये इन्होंने किसान के लिए किया है। तारबंदी 344 लाख मीटर, और अगर इनकी 2 साल में सुनेंगे तो 8 लाख मीटर, यानी इनसे 43 गुना। और अगर 5 साल की बात करूं तो 113 लाख मीटर, जो मेरे 2 साल से इनसे 3 गुना है, जो इन्होंने 5 साल में किया है। ये है फार्म पॉन्ड निर्माण 35,368, 2 साल में 8,152, 4 गुना, और 5 साल में 29,430, वहां भी 1.25 गुना। ये 2 साल बनाम 5 साल है, सुन लीजिए, ये 2 साल बनाम 5 साल है। एम्स का गठन 296, कोई बोला था क्या माननीय? अरे तुमको तो किसान का फायदा नहीं दिखेगा राम की। अरे आपको किसान का फायदा नहीं दिखेगा। आप मेरे चश्मा की बात कर रहे हैं, मैं आपके चश्मा की बात कर रहा हूं। किसान का फायदा आपको फायदा नहीं दिखेगा। फिर बोल रहे हैं, अरे माननीय सदस्य, जब ये बोल रहे थे एम्स का गठन, आप क्या बोल रहे हो? 296, जब और इनका 22, 2 साल में 22, इनसे 10 गुना भी ज्यादा, और 1.5 साल में 201, इनसे 1.5 गुना है। सेड नेट 9,68,000 वर्ग मीटर, इनका 2 साल में 99,000 वर्ग मीटर, इनसे 10 गुना, और 5 साल में इनका 8,60,000 वर्ग मीटर, इनसे 1.25 गुना। 5 साल इन्होंने किया, इतना 2 साल में इनसे 1.25 गुना हमने किया। 2 साल से तो क्या तुलना करें, हमारा काम तो इनके 5 साल पर भी भारी है। माननीय अध्यक्ष जी, इसीलिए तो उस दिन चर्चा से भागे थे। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम राम जल सेतु लिंक परियोजना को भी धरातल पर ला रहे हैं। 89,644 करोड़ रुपए की इस परियोजना में डीपीआर का अंतिम चरण है। 26,000 करोड़ रुपए से अधिक के कार्य प्रारंभ हो चुके हैं। इससे 3.25 करोड़ से अधिक आबादी को पेयजल, लगभग 4 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई सुविधा मिलेगी। प्रदेश के 17 जिलों को सीधा लाभ मिलेगा। अभी मैं चले गए, मैं उनके लिए भी लाया था। बार बार वो मेरे से कहते हैं, लक्ष्मणनगर से आने वाले माननीय सदस्य कहते हैं कि यमुना का पानी कब आएगा। अब माननीय अध्यक्ष जी, आप ये देखिए, अब इनके ज्ञान कहाँ से। अब किसी के पास ऐसा भी नहीं है कि कोई सिंचाई विभाग वाला हो या कोई इंजीनियर हो या उसके ज्ञान वर्धन के लिए वो जाएं, थोड़ा क्लास भी लगा दें, तो क्लास की उम्र भी नहीं है। क्लास में भी जब उम्र होती है जब भी मन लगता है, नहीं लगता नहीं है। और अब जो ज्ञानी हो जाता है तो उसको कैसा भी ज्ञानी ज्ञान दे तो ज्ञान समझेगा ही नहीं। जो ज्ञानी ज़्यादा होगा वो समझता है क्या? हरीश जी बताइए, ज्ञानी तो कभी नहीं समझता है ना।
तो मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूं कि यमुना का पानी कब आएगा। मैं आपसे कहूँ माननीय अध्यक्ष जी, 3 दशकों तक ये तो पानी नहीं ला सके, लेकिन यकीन दिलाता हूं इनको पानी पिलाने का काम हम ही करेंगे। अब ये डीपीआर बननी दूसरे राज्य के साथ कैसे काम होगा। ये कोई नल खोल करके पाइप लगा करके टूटी में और ऐसे तो नहीं है कि ये ले लीजिए। ये तो योजना भी बड़ी योजना है, और हम तो फिर भी जितनी जल्दी हो रही है उतनी जल्दी ला रहे हैं। हमारी सरकार बनते हरियाणा के सरकार के साथ समझौता किया, अब इस परियोजना की डीपीआर कार्य जल्दी पूरा होने वाला है। पाइपलाइन के अलाइनमेंट का सर्वे, प्रस्तावित अलाइनमेंट, फील्ड वेरिफिकेशन किया जा चुका है। और इसको मैं ये बता दूं, दोनों राज्यों ने मिलकर के इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए हरियाणा सरकार की पूरी सहमत और उनकी सहमति पत्र प्राप्त हो चुका है, और उसकी डीपीआर तुरंत फाइनल होने वाली है। हमारी ये ट्रिपल इंजन की सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है, ऐसा नहीं है। आईने में सच्चाई देखने से वही डरता है जिसमें कोई खोट होता है। आईने में वही नहीं देखना चाहता ना, जिसका खुद साफ हो तो वो तो आईने में 4 बार देखेगा, क्या दिक्कत आ रही है। आईने को तो वो नहीं देखेगा जिसको आईना अपना ठीक नहीं लगता, कहीं ना कहीं खोट होगा। फिर भी मैं इनको आईना दिखा देता हूं कि इनका क्या हाल था। इनकी सरकार ने पेयजल हेतु बड़ी बड़ी घोषणाएं की, लेकिन उनका कार्य प्रारंभ नहीं किया। मैं उनसे कुछ बड़ी घोषणाओं को, छोटी नहीं बड़ी घोषणाओं को यहाँ सदन में बताना चाहूँगा कि उन्होंने 5 साल में क्या किया। हंगामे में सुन नहीं पाए होंगे, इसलिए फिर बता देता हूँ। मेरा कार्य उसको तो करूँगा। कुम्माराम लिफ्ट परियोजना, कहाँ गए मेरे शेखावाटी। कुम्माराम लिफ्ट परियोजना से शेखावाटी के सीकर तथा झुंझुनू जिले के 1133 गांव 18 कस्बों में पेयजल उपलब्ध कराने हेतु 8,780 करोड़ रुपए की घोषणा की थी। कहाँ है बताइए, ये कहाँ है? नहीं कहाँ है? 8,780 करोड़ रुपए कहाँ है? घोषणा जीरो। बाड़मेर जिले की, अभी मैं और बता रहा हूं, बाड़मेर जिले की 4 तहसीलों के, मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, बाड़मेर जिले की, ये तो मैं कुछ प्रमुख हैं अध्यक्ष जी, ये तो कुछ प्रमुख बता रहा हूं मैं। अगर कोई ये कहे कि मेरे यहाँ काम हो गया तो वो मेरे पास आ जाना। बाड़मेर जिले की 4 तहसीलों के लिए 889 गांव तथा झुंझुनू जिले के 2 तहसीलों के लिए 921 गांव, 2 तहसील, इनकी ढाड़ियों को पेयजल उपलब्ध कराने हेतु 4,765 करोड़ रुपए की योजना घोषणा की थी। काम जीरो। 4,765 करोड़ रुपए की योजना, काम जीरो। 5,766 करोड़ रुपए की लागत से, आप भरतपुर का जिक्र कर रहे थे, चंबल अलवर भरतपुर पेयजल परियोजना की घोषणा, काम जीरो। 766 करोड़ रुपए, कहीं नजर आ रही है क्या? काम जीरो। 3,523 करोड़ रुपए की परवन पेयजल परियोजना से हाड़ौती संभाग के 12, अटरू, छबड़ा, किशनगंज, अंता जिला बारा, सांगोद, पीपलदा जिला कोटा, खानपुर, मनोर थाना जिला झालावाड़ को जलापूर्ति की घोषणा की थी। 523 करोड़ रुपए की, जीरो। कहाँ है? वो जीरो है। जाखम बांध से उदयपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ एवं राजसमंद जिलों के 8 कस्बों और 1,473 गांव के लिए लगभग 3 लाख परिवारों हेतु 4,674 करोड़ रुपए से पेयजल योजना घोषणा की। काम जीरो। 4,674, काम जीरो, कहीं नहीं है। 2,245 करोड़ रुपए से चंबल नदी से बेगू, निम्माहेड़ा, चित्तौड़ पेयजल परियोजना की घोषणा, काम जीरो। 1,620 करोड़ रुपए की लागत से जाखम बांध से प्रतापगढ़, अरनौन, पीपलखूट क्षेत्र में 554 गांवों को घर घर जल उपलब्ध कराने हेतु क्षेत्रीय जल प्रदाय परियोजना की घोषणा, काम। अब मैं तो पानी पी लूं।
आपको और कितना बताऊं, आपको और कितना बताऊं। इनका काम मात्र घोषणा करना और काम नहीं करना था। ये 0 नहीं, 00 है, 00। माननीय अध्यक्ष जी, सभापति जी, मैं बताना चाहता हूं कि हम फील्ड में काम करते हैं, मगर ये होटलों में आराम करते रहे। ये अंतर तो दिखाएगा ही जमीन पर। हम फील्ड में काम करते हैं, लेकिन एक सबसे बड़ी दिक्कत है, अगर मैं क्षेत्र में जाता हूं तो मुख्यमंत्री घूम रहा है, मैं दिल्ली जाता हूं तो मुख्यमंत्री दिल्ली जाता है, मैं जयपुर में ऑफिस में रात तक बैठता हूं तो मुख्यमंत्री रात तक बैठता है, लेट तक क्या करता है। अरे भाई, आपको मेरी इतनी चिंता क्यों रहती है, ये बताओ। आपको इतनी मेरी चिंता क्यों रहती है? मैं क्षेत्र में जा रहा हूं तो यहाँ नहीं रुकते हैं। अरे भाई, क्षेत्र में जाना है। अरे भाई, एक बार नहीं साहब, वो हेलीकॉप्टर लेके जा रहे हैं, आपके पैदल जाते थे, वो पैदल जाते थे क्या? धन्यवाद, इसके लिए आपको धन्यवाद। इतनी चिंता करते हो तो इसके लिए भी मैं धन्यवाद देता हूं आपको। माननीय अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहता हूं, पिछली बार जब माननीय हमारे प्रतिपक्ष के नेता, हमारे राज्यपाल जी के अभिभाषण पर बोल रहे थे, तो आप डिटेल निकलवा लेना। 47 मिनट शेर और शायरी, शेर और शायरी। अरे मैं इतना, यहाँ क्या है, ये तो वो सदन है जिसमें सारी बात की जाती है। हाँ, कोई समय होता है, लेकिन अति उसकी हो जाती है तो ये नहीं है। फिर तो कहीं ना कहीं निमंत्रण मैदान आते हैं, दशहरा आते हैं, त्योहार आते हैं, कई गाँव में कई नगर पालिका मेला कराती हैं, तो वो करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छे रहेंगे, तो वहाँ पैसा भी मिलेगा, तो वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। लेकिन शेर और शायरी का इतना बड़ा काम यहाँ फिर कुछ नहीं मिलने वाला है, फिर क्या करोगे आप? क्योंकि इनका मन इसमें नहीं है। मैं अध्यक्ष जी, मैं आपको स्पष्ट कहना चाहता हूँ, इनका मन इसमें नहीं है। मेरे पास आती है कुछ होली की है, अच्छा है, होली की गाई आपने, होली का अच्छा है, होली का त्यौहार आ रहा है, और हम तो ब्रजवासी हैं, हमारे यहाँ तो 1 महीने 1.5 महीने पहले प्रारंभ हो जाता है, तो ये तो अच्छा है, इसमें तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हम जो बात करते हैं उसको देखना चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, कांग्रेस के मित्र वर्षों तक उद्योग की बातें करते रहे, लेकिन जमीन पर धूल उड़ती रही। उसके कुछ वास्तविक उदाहरण भी देता हूं आपको। उन्होंने प्रदेश के प्रत्येक उपखंड में औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए, उन्होंने प्रदेश के प्रत्येक उपखंड में औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने की घोषणा कर युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार के सपने दिखाए थे, लेकिन वास्तविकता में 107 उपखंडों में तो ये भूमि आवंटन करना ही भूल गए। इनका 107 में काम 0 है। सलारपुर औद्योगिक क्षेत्र, ग्रेटर भिवाड़ी तथा बोरनाड़ा जोधपुर में 250 करोड़ रुपए की लागत से मल्टी स्टोरेज इंडस्ट्री कॉम्प्लेक्स विकसित करने की घोषणा की थी। कितनी कर दी? काम। भिवाड़ी शहर में औद्योगिक क्षेत्र में ड्रेनेज संबंधी समस्या के निवारण हेतु 100 करोड़ रुपए की लागत से परियोजना की घोषणा की, काम 0। और अब मैं आपको ध्यान दिला दूं, 2 काम हमने किया है 150 करोड़ रुपए के द्वारा, केंद्र से और हरियाणा सरकार और हमने मिलकर के उसको 150 करोड़ रुपए का किया है, और वो काम होगा। इसलिए कहने से नहीं, घोषणा से नहीं, करने से होता है। माननीय अध्यक्ष जी, 2022-23 में आपने 220 करोड़ रुपए की लागत से 1.5 गुना तो होगा ना, 11 मिनी फूड पार्क और निवाई टोंक में मिनी एग्रो पार्क बनाने की घोषणा की थी, लेकिन इनमें से 10 में से काम। अब मैं और कुछ बता रहा हूं आपको। 2 साल बनाम रीको द्वारा स्थापित औद्योगिक क्षेत्र हमारी 2 साल में 31 और 2 साल में 16 है। कितने गुने हो गए डॉक्टर साहब? 2 गुना। पिछली सरकार के 5 साल में रीको
आवंटित औद्योगिक भूखंड, रीको द्वारा आवंटित औद्योगिक भूखंड 2453 हमारे 2 साल में, और तुम्हारे में 1585 या से 1.5 गुना। औद्योगिक क्षेत्र में कुल खर्चा 2700 करोड़ रुपए, आपके मात्र 750 करोड़ रुपए, आपसे 3 गुना। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों की स्थापना 11,61,312 है, आपके 2,13,757, आपसे 5 गुना। इन्होंने अपनी सरकार के कार्यकाल के आखिरी समय में करोड़ों रुपए फूंककर इन्वेस्टमेंट सबमिट भी किया, लेकिन धरातल पर क्या आया? हमने 1 साल के अंदर इनकी तुलना में 4 गुना निवेश धरातल पर उतारा है। राज्य में सार्वजनिक निजी निवेश बढ़ने से राज्य के युवाओं के लिए 2 लाख से अधिक रोजगार के अवसर सृजित हो रहे हैं। किसी भी प्रदेश में निवेश वहाँ की नीतियाँ, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की स्थिति के आधार पर ही आता है, और हम तो पहले दिन से ही राजस्थान को अग्रणी बनाने के लिए काम कर रहे हैं। हमारे पक्के इरादे, ठोस नीतियों से आज राजस्थान में नई कार्य संस्कृति का उदय हुआ। काम ज़्यादा होते हैं और समय आधा लगता है। वो भी मैं आपको बहुत बढ़ाया कि कितना इनके समय में समय लगता था, आज हमारे वो कितना समय लग रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने राज्य की ग्रीन ग्रोथ का जो बढ़ावा देने हेतु गत वर्ष प्रथम ग्रीन बजट प्रस्तुत किया था। इस वर्ष 33,476 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, जो 25-26 में 27,854 करोड़ रुपए से 20.18% अधिक है। 20.18% अधिक है। हमारी सरकार नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में संचालित नीतियों और निर्णयों में आवश्यक सुधार कर उनको प्रभावी रूप से लागू कर रही है। हम विद्यार्थियों के हितों को देखते हुए जहां विद्यालय में स्थिति में लगातार सुधार कर रहे हैं, वही आवश्यकता और संसाधन भी उपलब्ध करवा रहे हैं। जहां गत सरकार के अंतिम वर्ष 23-24 में शिक्षा के क्षेत्र में केवल 51,243 करोड़ रुपए व्यय किए गए थे, वही हमारी सरकार ने वर्ष 26-27 में 68,989 करोड़ रुपए व्यय प्रावधान किया है, जो वर्ष 23-24 से 35% अधिक है। 35% अधिक है। अब आपको मैं बता दूं, कौशल प्रशिक्षण 3,41,347 हमारे 2 साल में, इनके में 2 साल में 1,04,667, और मैं 5 साल में भी इनका बता दूं 2,35,000, यानी आपसे 1.5 गुना हमने 2 साल में किया है, आपका 5 साल में, हमारा 2 साल में आपसे 1.5 गुना। राजकीय महाविद्यालयों के भवन निर्माण हमने 185 जगह कराए, इन्होंने 2 साल में 9 स्थानों पर कराए, और 5 साल में 57 हुए। 3.25 गुना ज़्यादा है, 3.25 गुना ज़्यादा है। टेबलेट और लैपटॉप वितरण हमारे 88,724, इनके 5 साल में भी और 2 साल में भी 2 साल में भी 0 और 5 साल में भी 0। नए पॉलिटेक्निक कॉलेज हमारे 2 साल में 21, 2 साल में 21, और आप के 2 साल में 1 और 5 साल में 5, 4.25 गुना हुए, 4.25 गुना। अनवृत्त कोचिंग योजना 35,856, आपके 2 साल में 1,404, और 5 साल में 35,783, 5 साल के बराबर हमने किए हैं। महाविद्यालय स्नातकोत्तर क्रमोन्नत हमारे 2 साल में 17, आपके 2 साल में 12। महाविद्यालय स्नातकोत्तर विधि 50 हमारे 2 साल में, आपके 2 साल में 19, आपसे 2.5 गुना। महाविद्यालयों नए विषय स्नातक हमारे 73, आपके 17। नवीन प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना हमारे 90, तुम्हारे 32। विद्यालय भवन निर्माण हमारे 131, तुम्हारे 74। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय हमारे कह रहे थे हमारे माननीय मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी, आश्चर्य है कि कुछ विपक्षी सदस्य द्वारा बजट के सत्र के दौरान चिकित्सा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में व्यय
में कमी होना बताया, जबकि हम स्वस्थ राजस्थान की परिकल्पना को साकार करने के लिए बिना रुके बिना थके सतत प्रयास कर रहे हैं। मैं आपको माध्यम से माननीय सदस्यों का ज्ञानवर्धन करना चाहूँगा। हमारे द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र में किए जा रहे कार्य का मूल्यांकन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रकाशित स्टेट फाइनेंस 2025 रिपोर्ट के विश्लेषण से ही हो जाता है। इसके अनुसार वर्ष 25-26 में कुल व्यय में से चिकित्सा वो भी करूंगा। अरे माननीय सदस्यों, आप मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं अपने। मैं आगे जो बोलना चाह रहा था 00 वाला वो आगे कर रहा हूँ। तो आप परेशान होंगे उससे, इसलिए बुला लेना। ऐसा थोड़ी कितना है, बहुत है, कितना करूँ आगे। आगे अब मैं क्या है ये कम से कम उसमें आएगा तो आईना तो दिखेगा। आईना दिखना बहुत आवश्यक है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। ये सदन के आंकड़े हैं और माननीय अध्यक्ष जी कह रहे थे, हमारे प्रतिपक्ष के नेता अध्यक्ष जी कह रहे थे कि आपका 35 लाख करोड़ का MOU हुआ, 8 लाख करोड़ के ग्राउंड पर आ गए। अरे आप तो हमारे उत्कर्ष को निकाल लाए, आप तो हमारे पूरी उसको निकाल लाए कि हमारा जन्म कहाँ हुआ, वो कहाँ हुआ। आप पर 8 लाख करोड़ रुपए के वेबसाइट पर काम नहीं निकल रहे हैं क्या? आप उस पर वेबसाइट पे जाइए और चेक करिए कितना हो गया है, आपके सामने आ जाएगा। ये माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि स्वस्थ राजस्थान की परिकल्पना के लिए लगातार हम काम कर रहे हैं। माननीय सदस्यों का ज्ञानवर्धन करना चाहूँगा। हमारे द्वारा स्वास्थ्य के क्षेत्र में मैंने जैसा बताया, स्टेट फाइनेंस 2025 रिपोर्ट विश्लेषण से ही हो जाता है कि हमने इनसे चिकित्सा स्वास्थ्य राज्यों की औसत व्यय जहाँ 6.19% है, वहीं हमने चिकित्सा व स्वास्थ्य हेतु वर्ष 25-26 में 31,888 करोड़ रुपए तथा वर्ष 26-27 में 32,526 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, जो कुल प्रावधान क्रमशः 8.4% एवं 8.02% है, जो कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 एवं वित्त आयोग की अवसंसा द्वारा निर्धारित 8% के बेंचमार्क से अधिक है। ये लोग तो राजस्थान को स्वास्थ्य के मामले में मॉडल स्टेट बनाने के सिर्फ बातें करते हैं, वे हम करके दिखा रहे हैं। राजस्थान के हित के लिए जब भी कुछ देने की बात आती है, माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा आगे रहते हैं। कोरोना के वक्त भी केंद्र सरकार ने खूब राशि दी, पिछली सरकार उसे खर्च नहीं कर पाई। इनके सरकार द्वारा कोरोना जैसी महामारी की अवधि में भी 7,357 करोड़ रुपए ही स्वास्थ्य बीमा योजना में व्यय किए गए थे, जबकि हमारी सरकार द्वारा 2 वर्ष में माँ योजना में कुल 2 वर्ष में 7,445 करोड़ रुपए देकर योजना का कैशलेस उपचार सुविधा प्रदान की गई। अब इसे ये भी बता दूं, मैं जिला अस्पताल की स्थापना हमने 14 की, आपने 2 साल में 1 किया। उप जिला अस्पताल की स्थापना हमने 61 की,
आपने 2 साल में एक किया 61 गुना। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में 292 किए और आपने 150। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के भवन निर्माण 86, आपके 52। नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना हमारे 16, आपके 2 साल में। सैयाओं की संख्या वृद्धि 2519, आपकी 1270। जिला अस्पताल उप जिला अस्पतालों एवं CHC पर उपलब्ध कराई गई सोनोग्राफी हमारी 89, आपकी 30। नवीन मेडिकल कॉलेज हमारे 7, तुम्हारे 2। माननीय अध्यक्ष जी, मैं लगातार इसलिए बता रहा हूं और यह कारण आप सबकी समझ में भी आ रहा होगा, राजस्थान की जनता में भी आ रहा है कि 2 साल बनाम 50 साल पर यह बहाना बना करके क्यों भागे थे। वो 2 साल बनाम 5 साल पर आप क्यों भागे थे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं 2 साल बनाम 5 साल मैंने गलत नहीं कहा। मैंने 2 साल का मेरा प्रतिवेदन रखा था। इनसे उनको क्या दिक्कत थी। मैं 5 साल का तो नहीं रख सकता था, मैं तो मेरे कार्यकाल का ही रख सकता था। और मैंने कहा कि आप 5 साल की बात करिए, आप 2 साल की बात करिए। आपको उसके 2 साल के उत्कृष्ट प्रतिवेदन से ही इतनी वो हो गई, देखते ही उसको परेशान हो गए। अरे घर तो जाके आप पढ़ते होंगे, उसको पढ़ा तो सबने होगा, मुझे नहीं लगता किसी ने नहीं पढ़ा हो। नहीं पढ़ा हो तो राजस्थान के जनता के साथ ठीक नहीं है। तो आपने देखा होगा, अगर उसमें कहीं गलत है तो मेरे को आगे बता दो आप कि आपने यहाँ गलत दिया है। माननीय अध्यक्ष जी, विपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा भुगतान से जुड़े जो प्रश्न उठाए गए, मैं आपके माध्यम से सदन को उनकी वास्तविक स्थिति स्पष्ट करना चाहता हूँ। क्योंकि मेरे से कहा है, मेरे से प्रतिपक्ष के नेता जी ने कहा कि आप एक एक का जवाब देना है, बड़े जोर से कहा। अब ये कह रहे हैं अब कितना रह गया है। अरे मैंने तो नहीं कहा, मैं तो और जल्दी निकाल रहा था, लेकिन आपने कहा आपको एक एक का जवाब देना है। तो मैं तो आपकी बात जो आपने कही वही मैं पूरा कर रहा हूँ, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। सुनने की थोड़ा मादा रखिए। पिछली सरकार के समय पेंशन का भुगतान 3-4 महीने तक देरी से होता था। बुजुर्ग, विधवाएं और दिव्यांग महीनों का इंतजार करते थे, लेकिन हमारी सरकार ने इस व्यवस्था में सुधार किया। आज यह है कि दिसंबर माह की पेंशन का भुगतान हमने जनवरी माह में ही कर दिया, यानी समय पर सम्मान के साथ। इतना ही नहीं, हमने वर्ष 26-27 के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अंतर्गत 16,579 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, जबकि कांग्रेस सरकार के अंतिम वर्ष 23-24 में केवल 9,590 करोड़ रुपए ही खर्च किए गए थे। इन्होंने तो जाते जाते पेंशन में बढ़ोतरी ही की, क्योंकि इनको पता था कि वापस तो आना नहीं है। अगर वास्तव में इनकी ज़्यादा पेंशन देने की मंशा होती तो अपने कार्यकाल के पहले ही साल में काम करते हुए ये सब कुछ वोट लेने के लिए ही करते हैं। अरे तो ये पहले साल में करते ना, नहीं पहले नहीं किए। हमने तो पहले साल ही न्यूनतम पेंशन राशि को बढ़ाया। अब हमने इसे बढ़ाकर 1,300 रुपये कर दिया है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन में जोड़े गए नाम, माननीय अध्यक्ष जी, वो भी बता दूं मैं। सामाजिक सुरक्षा पेंशन में जोड़े गए नए पेंशनर्स के नाम 10,60,625 और इनके समय में 3 लाख, 2 साल में 3,18,694। इनसे 3 गुना जोड़े। आने दो, वो भी बताऊंगा, आने दो। मुख्यमंत्री वृद्ध सम्मान पेंशन योजना में 16,069 करोड़ रुपए और इनके 9,913 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान योजना 1,737 करोड़ रुपए और इसमें, और आपके 965 करोड़ रुपए, 1.25 गुना ज़्यादा हमने इसमें किया है। अब मैं इनसे बात करूं, ये कह रहे कहाँ दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं। अब ये जनप्रतिनिधियों से भी मैं कहना चाहता हूं, MLA का भी मैं बताना चाहता हूं। MLA योजना की प्रगति पर सदन को अवगत कराना चाहूंगा। पिछली सरकार ने अपने 2 वर्ष में इस योजना में 748 करोड़ 21 लाख रुपए खर्च किए। 748 करोड़ 21 लाख, लिख लीजिए।
नोट करिए, वहीं हमारी सरकार ने, वो तो पहले हो गए, वहीं हमारी सरकार ने केवल 2 वर्षों में 1958 करोड़ 66 लाख, ये कोई अंतर है? करो अंतर, कोई पूछेगा तो मालूम पड़ जाएगा ना अंतर कितना है। यानी 2.5 गुना से भी अधिक है। अब देखो माननीय अध्यक्ष जी, सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे बड़ी बात क्या है, कोई भी काम करो, ये तो हमारी थी, ये तो हमने ही किया। अरे ऐसे कब तक करोगे? अरे काम वो है जो कर ले, अब ये बता दे कि हाँ मैंने ये कर दिया। अरे आप घोषणा करके चले गए। अब आप देखिए माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक पेपर लेकर के आया था, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी मेरे से कह रहे हैं कि मेरे जोधपुर में ये होना चाहिए, मेरे जोधपुर में ये होना चाहिए, मेरे जोधपुर में ये हो गया। मैं उनसे पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि ये 2 साल में हो गया? ये 2 साल में हो गया क्या? जब वो मुख्यमंत्री, जब उनको पता नहीं था क्या? उन्होंने 45 करोड़ 60 करोड़ 70 करोड़ रुपए की घोषणा की और बजट में कितना दिया? मेरे विधायक बता रहे थे 50 लाख। अरे ऐसे काम थोड़ी होता है, अंत के बजट में हम 500 करोड़ कर जाएं और बजट में 50 लाख। अरे भाई क्या है ये? अरे उन भीलवाड़ा वालों को पूछो पुल कहां बना गए? उतार नहीं, पुल चढ़ जाओ, आत्महत्या का अड्डा बना गए उसको, पुल चढ़ जाओ, उतरने की कोई गुंजाइश नहीं है। भीलवाड़ा वाले बता देंगे किस तरह से इन्होंने उस पुल को बनाया था। माननीय अध्यक्ष जी, दर्द जब होता है जब राज्य के पैसे को कोई अपना पैसा नहीं मानता। ये जनता की गाड़ी कमाई का पैसा है, ये जनता का एक एक टैक्स का पैसा है। हमको इसको कैसे उपयोग करना चाहिए, पहले हमें सदन में इस बात पर ध्यान देना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप मर्जी है जो कर जाओ, हिसाब लेने वाला कोई नहीं। क्या है? गए आए, हमने ये दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया। अरे काका जी की दुकान है, अब कह रहे हमारी 6 महीने का क्या हुआ? अरे 6 महीने का क्या होगा? आपने तो जमीन की, हमने तो एक दायरा बनाया, मेडिकल कॉलेज को कितनी जमीन, उसमें छूट कितनी हो सकती है, फलानी कॉलेज को इतनी जमीन, रिसोर्ट के लिए इतनी, होटल के लिए इतनी। काका जी का राज था। एक मेडिकल कॉलेज वाले किसी को 200 है, किसी को 150 हेक्टर, 100 हेक्टर। क्या है ये? मजाक बना रखा है। राजस्थान की आने वाली पीढ़ी को क्या छोड़ करके जाओगे? अगर इस तरह से आप बांट करके जाओगे तो शर्म नहीं आती है? माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, आपके माध्यम से यह बताना चाहता हूं, ये हमें आगे पीढ़ी का भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि आने वाली पीढ़ी भी हमारे विश्वास पर, जनता के विश्वास पर, हम उसको कुछ ना कुछ, हमारे पूर्वज है, उन्होंने किस तरह की यात्राएं झेली, किस तरह के उन्होंने काम किए, इस भारत को श्रेष्ठ बनाने के लिए उनका कितना बड़ा योगदान लगा, आजाद कराने को कितना उनका वो लगा, खून पसीना। हम इस जमीन को ऐसे ही दे जाएं? हमने कहा हम नहीं देंगे, हम नीति बना करके देंगे, जितनी आवश्यकता होगी उतनी देंगे। माननीय अध्यक्ष जी, पंचायतों की स्थिति भी देख लीजिए। गत कांग्रेस सरकार ने अपने पहले 2 वर्षों में पंचायतों को 1862 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए थे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जबकि हमारी सरकार ने पहले 2 वर्ष में, इनका भी देख लीजिए, 1862, दोबारा कहूं क्या, 1862 रुपए हस्तांतरित किए थे। और जबकि हमारी सरकार ने पहले 2 वर्ष में 8816 करोड़ रुपए पंचायतों को हस्तांतरित किया। अब पंचायत राज को ये मजबूत करना चाहते हैं, हम मजबूत करना चाहते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, ये बताता है कि हम गांव को सशक्त बनाना, स्थानीय जनप्रतिनिधियों को मजबूत करने और विकास की जमीनी स्तर पर पहचान के लिए प्रतिबद्ध हैं। और मैं आपको क्या बताऊं माननीय अध्यक्ष जी, जो हमारे समय में गौरव पथ बने थे, हमारे समय में जो गौरव पथ बने थे, इन्होंने जल जीवन मिशन के नाम पर, क्योंकि पानी का स्रोत नहीं है, लेकिन इनको पैसा आना था पाइपलाइन से, इनको पैसा आना था पाइपलाइन से, इनको पाइपलाइन से पैसा आना था। इसलिए इन्होंने, माननीय अध्यक्ष जी, पहले पाइपलाइन को डाला,
जिससे कि सड़कों को भी उखाड़ने का काम किया और उसमें भ्रष्टाचार करने का भी काम किया। माननीय सदस्य स्वयं विचार कर लें कि किस सरकार में चुने जनप्रतिनिधियों की वास्तविक अधिकार और संसाधन मिले हैं। अब ये चुनाव की बात कह रहे हैं। अभी माननीय हमारे प्रतिपक्ष नेता बैठे बैठे कह रहे थे चुनाव का क्या हुआ। माननीय अध्यक्ष जी वो भी मैं लेकर के आया। मैं इनको ये भी बताना चाहता हूं कि इन्होंने सिर्फ आचार संहिता, सरकार गिरने का भय, उसके कारण इन्होंने पंचायतों के चुनाव प्रथम चरण नवंबर 2019, आप नोट कर लें, नवंबर 2019 और फरवरी 2021, कितने दिन चुनाव चलाए? कितने दिन चुनाव चलाए? कितने दिन चुनाव चलाए आप लोगों ने? कोरा नहीं, कितने दिन चुनाव चलाए? और यही नहीं, नगर निकायों में जनवरी 2020 और लास्ट नवंबर दिसंबर 2021। अरे इस राज्य को डुबो दिया लगातार चुनाव करा करके। आपकी जो ये नूरा कुश्ती थी, उस नूरा कुश्ती के कारण जिस तरह का काम हुआ आप सब देख सकते हैं। ये संविधान बचाने की बात करते हैं, ये संविधान बचाने की बात करते हैं। माननीय अध्यक्ष जी पहले भी मैं कह चुका हूं, इन्होंने जितनी बार संविधान का उल्लंघन किया, ये बाबा साहब की बात करते हैं, ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की बात करते हैं। इन्होंने किसी की बात मानी क्या है? किसी की बात मानी क्या? अब उसमें ज्यादा नहीं जाना चाहता। ये मेरे पास है कि इन्होंने कितनी बार राज्यों की सरकारों को गिराया है और कितनी बार इन्होंने 13 साल तक चुनाव नहीं कराए पंचायतों के। ये इनके समय में हुआ। माननीय अध्यक्ष जी, विपक्ष से आने वाले माननीय सदस्यों द्वारा माननीय अध्यक्ष जी, विपक्ष से आने वाले कुछ माननीय सदस्यों द्वारा यह भी कहा गया कि बजट में केवल विकसित राजस्थान 2047 की बात की गई है। वैसे मैंने इस पर प्रकाश डाला है। मैं उनको अवगत कराना चाहूँगा कि हमने 2 साल का लेखा जोखा भी सदन के पटल पर रखा है। 2 साल में हमने प्रदेश के आर्थिक विकास की बुनियाद रखी है। अब इस नींव पर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 2028-29 तक $350 बिलियन और वर्ष 2047 तक $4.3 ट्रिलियन तक पहुंचाएंगे। विपक्ष के वित्त विशेषज्ञ को डॉलर और रुपए का अंतर नहीं आता, इसलिए उनको पुनः बता देता हूं। गए तो मैं अब छोड़ देता हूं। चलिए, नहीं आपके, अगर आप ज्ञानवर्धन क्यों करें, ज्ञानवर्धन तो उनको कराना था। चलिए, इसके लिए भी हम अल्पकालिक दीर्घकालिक दोनों तरह के लक्ष्यों को ध्यान में रख करके आगे बढ़ रहे हैं। दोनों को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि विजन जब तक बड़ा नहीं होगा हम हमारे राज्य का या देश का विकास नहीं कर सकते। और मैं अभी करना चाहता हूं, हमारे जिले के लिए, हमारी नगर पालिकाओं के लिए, हमारे नगर कस्बे के लिए भी हमने मॉडल बनाना होगा। उस पर भी मैं आऊँगा। इस वर्ष प्रस्तुत किए गए बजट की एक एक घोषणा हम पूरी करेंगे। विकसित राजस्थान 2047 के निर्धारित किए गए माइलस्टोन को हम ठोस कार्य योजना एवं प्रदेश की जनता के आशीर्वाद से अर्जित करके रहेंगे। हमने वर्ष 2030, 35, 40 एवं विजन 47 के लिए सभी क्षेत्रों में हासिल किए जाने वाले लक्ष्य भी तय किए हैं। हमारी डबल इंजन की सरकार के कुशल वित्तीय प्रबंधन के परिणाम स्वरूप हमें पूरा विश्वास है कि हम अपने सभी लक्ष्यों को निर्धारित समय अवधि प्राप्त करने में सफल होंगे। ऐसा मैं इसलिए कह सकता हूं क्योंकि हमारे 2 वर्ष के कार्यकाल में 91 सूचकांकों में हमने इनके 5 वर्ष के कार्यकाल की तुलना में अधिक उपलब्धियां अर्जित की हैं। अब आप देख लेना। अब इसमें भी मैं ये कह रहा हूं, आंकड़े कहां से ले आए? तो ये तो आपको मैंने 5 तारीख को ही दे दिए थे। सरकारी आंकड़े, उस पर कोई किसी ने नहीं बोला। उस पर क्यों नहीं बोला? आप उस पर बोलते तो अच्छा रहता। 91 पॉइंट मैंने दिए हैं, आपने सभी ने पढ़े हैं, तो जरा उस पर भी बोल जाते। तो आप कहते हैं कि नहीं साहब आपने ये गलत दिया है। तो मैं ये भी आपसे कहना चाहता हूँ, इस साल के बजट की घोषणा को भी जोड़ लें तो हम 3 वर्ष के कार्यकाल में और भी कई सूचकाओं में इनकी सरकार के 5 वर्ष से अधिक उपलब्धियां अर्जित कर लेंगे।
जिसके कुछ उदाहरण मैं सदन में रख रहा हूँ। राजस्थान राज्य सहकारी बैंक एवं प्राथमिकता भूमि विकास बैंक द्वारा दीर्घकालीन ऋण वितरण, किसानों की संख्या। मैं किसानों की बात इसलिए कर रहा हूँ कि किसानों की चाल तो चल लेंगे, किसानों की बात भी कर लेंगे, लेकिन किसानों को कितना करेंगे ये भी देखना पड़ता है। माननीय अध्यक्ष जी, हमने इसमें 36,626 2 साल के अंदर, और उन्होंने 5 साल के अंदर 25,731। ये 5 साल का और 2 साल का मॉडल बता रहा हूं मैं। राज्य सरकार राजस्थान राज्य सहकारी बैंक एवं प्राथमिक भूमि विकास बैंक द्वारा दीर्घकालीन ऋण वितरण 973 करोड़ रुपए, और इनके 5 साल में 717 करोड़ रुपए। गौशालाओं को सहायता, अभी गौशालाओं की बात कर रहे थे, हमारी 2 साल में 3,901 करोड़ रुपए, और इनके 5 साल में 3,117 करोड़ रुपए। इनसे ज्यादा हैं। सोलर पंप सेट की स्थापना 1,09,039, इनकी 63,140। सोलर पंप सेट पर अनुदान राशि 2,421 करोड़ रुपए, इनकी 5 साल में 1,152 करोड़ रुपए। राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित राशि 15,816 करोड़ रुपए, और इनकी 5 साल में 14,966 करोड़ रुपए। विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत निर्माण श्रमिकों को सहायता राशि 1,770 करोड़ रुपए, 1,310 करोड़ रुपए 5 साल के अंदर। मुख्यमंत्री वृद्ध सम्मान पेंशन योजना के अंतर्गत 26,480 करोड़ रुपए, 25,962 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना अंतर्गत 10,475 करोड़ रुपए, और इनके 5 साल में 10,226 करोड़ रुपए। पालनहार योजना के अंतर्गत वे 3,160 करोड़ रुपए, और इनकी 2,988 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना में सहायता राशि 858 करोड़ रुपए, और इनकी 5 साल में 966 करोड़ रुपए। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु प्रस्तुत बजट का आमजन के साथ प्रबुद्ध जन, निवेशक, प्रवासी राजस्थानियों ने खुले दिल से स्वागत किया। मैं माननीय सदन के समक्ष आपके माध्यम से इस बजट एवं विनियोग विधेयक के कुछ प्रमुख तथ्य प्रस्तुत करना चाहूँगा। बजट का कुल आकार 6,10,956 करोड़ रुपए, जो कि वर्ष 25-26 की तुलना में 13.76% अधिक है। गत सरकार के अंतिम वर्ष से 41% अधिक है। आधारभूत संरचना के निर्माण तथा प्रदेश के दीर्घकालीन विकास की दृष्टि से पूंजीगत व्यय 53,978 करोड़ रुपए प्रावधान रखा है। यह वर्ष 23-24 के व्यय से 2 गुना अधिक है। यह उल्लेखनीय है कि जहां कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में औसत पूंजीगत व्यय जीएसडीपी का मात्र 1.64% ही था, वहीं हमारी पूर्ववर्ती एवं वर्तमान सरकार द्वारा यह औसत लगभग 2.51% रखा जा रहा है। राजकोषीय घाटा FRBM एक्ट अनुमत सीमा में 3.69% अनुमानित किया है, जबकि कांग्रेस की गत सरकार में औसत 4.34% से कम है। इस प्रकार हमने राजकोषीय घाटे में आपके समय से 0.65% की कमी की है। हमने प्रदेश के बजट में ऋण भार नियंत्रण करते हुए डेट जीएसडीपी रेशियो मात्र 36.8% प्रावधानित किया है। यहाँ उल्लेखनीय है कि ऋण के संबंध में जोर जोर से बोलने वाले विपक्ष के गत सरकार के समय यह 37.83% रहा था, यानी 1% से भी ज़्यादा कमी। हमारे प्रयासों के फलस्वरूप प्रति व्यक्ति आय में भी वर्ष 23-24 से 21.15% वृद्धि के साथ 2,02,349 रुपये वार्षिक होना संभावित है। प्रदेश में अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण हेतु हमारे द्वारा प्राथमिकता देते हुए जनसंख्या के अनुपात क्रमशः 46,996 करोड़ रुपए तथा 36,184 करोड़ रुपए व्यय किए जा रहा है। हमारी सरकार राज्य के विकास हेतु अधिक व्यय कर रही है। पूर्ववर्ती सरकार के समय यह मात्र 68.8% रह गया था, जिसे हमने बढ़ाकर
26-27 में लगभग 74% प्रस्तावित किया है। बजट में हमारे द्वारा जहाँ एक और कोई भी अतिरिक्त कर नहीं लगाया गया, आम जन को राहत दी गई, वहीं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए विभिन्न कदम उठाए गए हैं। मैं सदन के समक्ष वित्त विधेयक के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु रखना चाहूँगा। आमजन, निवेशकों और उद्यमियों को स्टाम्प ड्यूटी में राहत दी गई है। ई स्टाम्प एवं ऑनलाइन एनीवेयर रजिस्ट्रेशन के माध्यम से पंजीयन सेवाओं का सरलीकरण एवं समयबद्ध निस्तारण होगा एवं आमजन को अत्यधिक सुविधा सुनिश्चित होगी। जीएसटी करदाताओं की सुविधा के लिए अपीलीय प्राधिकारी के यहाँ ऑनलाइन सुनवाई सुनिश्चित की जाएगी। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जीएसटी 2.0 लागू कर सभी को बड़ी राहत दी है। इसके लिए मैं राजस्थान की समस्त जनता की तरफ से उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उद्यमियों तथा आमजन के लिए विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत एमएनएसटी तथा बैठ कृषि विपणन परिवहन खनन योजना लाई गई है। हमारे द्वारा किए गए प्रभावी रेवेन्यू मोबिलाइजेशन के परिणाम स्वरूप राज्य की स्वयं की राजस्व प्राप्तियां कर एवं गैर कर राजस्व वर्ष 23-24 की तुलना में वर्ष 26-27 में 69% की वृद्धि के साथ 1,91,103 करोड़ रुपए होनी अनुमानित है। हमारी द्वारा वित्तीय वर्ष 26-27 हेतु प्रस्तुत बजट की चौं ओर प्रशंसा हो रही है। यह बजट प्रदेश को संकल्प से सिद्धि, नियत से नीति एवं आकांक्षा से उपलब्धि की ओर अग्रसर करने वाला बजट है। आम जन के साथ साथ प्रबुद्ध जन, निवेशकों, प्रवासी राजस्थानियों सभी ने बजट का खुले दिल से स्वागत किया है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक बार फिर सदन को बताना चाहूँगा कि कांग्रेस की राजनीति आरोपों की राजनीति है, हमारी राजनीति परिणामों की राजनीति है। वे कहते हैं क्या किया, हम कहते हैं कि हम जो बोलते हैं वो करते हैं, और हमने जो किया वो राजस्थान जनता ने देखा है। डबल इंजन सरकार के प्रयासों से आने वाले समय में विकास की गति बढ़ती ही चली जाएगी, क्योंकि हम सिर्फ सपने नहीं बुनते, सपनों को संकल्प बनाते हैं और संकल्प को सिद्धि में बदलते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, और कुछ घोषणाएं भी इस अवसर पर मैं करना चाहूँगा। कटारिया जी के कहने से एमएलए लेड 2.25 करोड़ से 5 करोड़ रुपए की थी, तो अब की बार भी डबल कर दो, आप भी इसको 10 करोड़ कर दो, सबका ही है। तो माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी योजनाएं नवाचारों से जहां एक ओर आमजन के जीवन में आशा का संचार हुआ, वहीं दूसरी ओर हमसे जनता की अपेक्षाएं भी बढ़ी। इसी कारण हमें जनप्रतिनिधियों के माध्यम से निरंतर काफ़ी संख्या में प्रस्ताव प्राप्त हो रहे हैं। हम इन प्रस्तावों का संबंधित विभागों से विश्लेषण एवं परीक्षण करवाकर आवश्यक कार्रवाई किए जाने का भरपूर प्रयास करेंगे। इस कड़ी में मैं अब सदन में कुछ घोषणाएं प्रस्तावित कर रहा हूं। माननीय अध्यक्ष जी, हमने बजट में मिसिंग लिंक के लिए 600 करोड़ रुपए, नॉन पेचेबल सड़क के लिए 1,400 करोड़ रुपए की घोषणा की थी। अब मैं मिसिंग लिंक सड़कों के लिए 500 करोड़ रुपए की अतिरिक्त का प्रावधान किए जाने की घोषणा की। प्रदेश में विभिन्न सड़कों की मरम्मत उन्नयन के लिए 900 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से करवाए जाने वाले प्रस्तावित कार्य मैं सदन की सूची पर यह रख रहा हूँ। सच बोलोगे तो सब मिलेगा, झूठ बोलोगे तो नहीं मिलेगा। अरे भाई, ना तो इसमें कुछ लगा है।
प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न कार्य करवाए जाएंगे। इन कार्यों की सूची में सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रहा हूँ। प्रदेश में विद्युत तंत्र के अधिक विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण के लिए विभिन्न जीएसएस का निर्माण किया जाएगा। इन जीएसएस की सूची में मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रहा हूँ। राज्य में अक्षय ऊर्जा परियोजना की क्रियान्विति को गति प्रदान करने के लिए SC/ST काश्तकारों को ऐसी परियोजना हेतु निःशुल्क भू रूपांतरण तहसीलदार के स्तर पर आपने कहा था सभी विधायकों को देंगे, तो मिसिंग लिंक और पेचेबल नॉन पेचेबल जो है सबको बांट दो। तो मुख्यमंत्री जी सक्षम है, आप बीच में क्यों खड़े होते हो? अरे बैठो, सीएम साहब खड़े भाई, बोल रहे हैं। भू रूपांतर अरे मुख्यमंत्री जी खड़े। तहसीलदार के स्तर पर करने की व्यवस्था अच्छे परिणाम सामने आए। इस दिशा में आगे बढ़ते हुए नॉन ST/ST श्रेणी के काश्तकारों को अपनी कृषि भूमि का अक्षय ऊर्जा परियोजना हेतु भू रूपांतर अप्रोड रोड के लिए स्वयं प्रमाणन के आधार पर संबंधित उपखंड अधिकारी व सहायक आयुक्त उपनिवेशन के स्तर पर ही किए जाने की व्यवस्था प्रारंभ की जाएगी। राज्य में 33 kV तक विद्युत कनेक्शनों हेतु स्वयं प्रमाणीकरण की व्यवस्था लागू कर प्रक्रियाओं को सरल बनाया जाएगा तथा संवेदनशील एवं सार्वजनिक स्थलों पर भी विद्युत निरीक्षण द्वारा निरीक्षण की अनिवार्यता होगी। नागरिक सुविधाएं। हमारे द्वारा पिछले वर्ष जयपुर में मेट्रो रेल परियोजना की द्वितीय चरण की घोषणा की गई थी। मुझे सम्मानित सदन को बताते हुए हर्ष है कि जयपुर में 42.80 किलोमीटर लंबाई एवं 13,600 करोड़ रुपए की लागत से इस परियोजना की कार्य शीघ्र ही प्रारंभ किए जाएंगे। जयपुर शहर में ट्रैफिक के दबाव की समस्या से आम जन को राहत देने के हमारे प्रयास के क्रम में द्रव्यवती नदी के ऊपर लगभग 36 किलोमीटर लंबी एलिवेटेड रोड की DPR बनाई जाकर निर्माण कार्य हाथ में लिया जाएगा। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में विकास कार्य करवाए जाएंगे। इन कार्यों की सूची सदन के पटल पर रख रहा हूँ। राज्य के शहरी क्षेत्रों में लोगों को आसानी से घर उपलब्ध करा सकें, इसके लिए मुख्यमंत्री जन आवास योजना की समीक्षा कर नवीन प्रोग्रेसिव पॉलिसी लाई जाएगी। राज्य के शहरी क्षेत्रों में TDR पॉलिसी 2010 के तहत संतोषप्रद प्रगति नहीं हुई। इसे ध्यान में रखते हुए अन्य राज्यों की TDR पॉलिसी का अध्ययन कर वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप नवीन TDR पॉलिसी लाई जाएगी। राज्य के प्रमुख शहरों में वर्टिकल ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए वर्तमान में उपलब्ध अग्निशमन सीढ़ी की ऊंचाई तक भवन की ऊंचाई अनुमति करने के स्थान पर नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुसार अग्नि सुरक्षा के प्रावधान रखते हुए निर्माण करने पर भवन नियमों के अनुसार देय ऊंचाई अनुमति की जाएगी। संभाग मुख्यालयों पर अन्य बड़े शहरों तथा भीलवाड़ा, अलवर आदि सुनियोजित विकास को बढ़ावा दिए जाने की दृष्टि से आगामी वर्ष 20 टाउन प्लानिंग योजनाएं लाई जानी प्रस्तावित है। शहरी क्षेत्रों के लिए उपनगरीय सेवाओं तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अंतिम छोर तक पहुंच बेहतर किए जाने के उद्देश्य से 1000 नए परमिट जारी किए जाएंगे। साथ ही रोडवेज हेतु 300 नवीन बसें क्रय की जाएंगी। भिवाड़ी में जल भराव की समस्या निराकरण के लिए भारत सरकार हरियाणा सरकार के सहयोग से 150 करोड़ की लागत की कार्य कराए जाने प्रस्तावित है। आम जन की स्थानीय स्तर पर आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हो सकें, इस दृष्टि से पंचायत राज संस्थाओं तथा नगरीय विकास को राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुरूप सशक्त करने के साथ ही आगामी वर्ष 9,200 करोड़ रुपए से अधिक की राशि उपलब्ध कराए जाने की घोषणा करता हूं। औद्योगिक विकास पचपदरा में प्रदेश की पहली रिफाइनरी पूर्णतः की ओर अग्रसर है। इसका 91% से अधिक निर्माण कार्य पूर्ण किया जाकर यहां पर क्रूड ऑयल की प्रोसेसिंग टेस्टिंग का कार्य प्रारंभ हो चुका है। यहां एंसिलरी यूनिट्स विकसित करने के लिए राजस्थान पेट्रो जोन स्थापित किया गया है। रिफाइनरी तथा इसकी एंसिलरी यूनिट में कार्य करने के लिए
स्थानीय युवाओं के कौशल विकास हेतु बालोतरा जिले में कौशल विकास हब विकसित किए जाने की घोषणा करता हूं। औद्योगिक क्षेत्रों में पेयजल की सुविधा हेतु आगामी वर्ष 200 करोड़ तथा प्रकाश व्यवस्था, बिजली के तारों की शिफ्टिंग व भूमिगत करने के लिए 100 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। सरकार द्वारा नियोजित ऐसे औद्योगिक क्षेत्र जिनका विकास, रखरखाव एवं नियंत्रण अभी तक रीको को हस्तांतरण नहीं किया गया है, उन्हें बेहतर प्रबंधन के लिए रीको को हस्तांतरण किया जाना प्रस्तावित है। राज्य में औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहन करने तथा निवेशकों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से रिप्स 2019 के अंतर्गत ऐसे प्रोजेक्ट जिनमें पात्रता प्रमाण पत्र जारी हो चुका है किंतु अभी तक वाणिज्य उत्पादन प्रारंभ नहीं हुआ है, उनके लिए लाभ लेने की अवधि में 1 वर्ष की वृद्धि की जानी प्रस्तावित है। राज्य से निर्यात को प्रोत्साहन करने तथा औद्योगिकों में आधुनिक तकनीक को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी 2024 के अंतर्गत तकनीकी उन्नयन हेतु दी जाने वाली अधिकतम अनुदान राशि 50 लाख रुपए से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए की जानी प्रस्तावित है। हमारे द्वारा बजट में नवीनीकरण ऊर्जा उपकरणों का उत्पादन राज्य में ही प्रोत्साहित करने के लिए एकीकृत सोलर सेल मॉड्यूल निर्माण इकाइयों को रिप्स 2024 के तहत देय लाभ में सम्मिलित किए जाने की घोषणा की गई। इस क्षेत्र में निवेश को और प्रोत्साहित करने के लिए अब केवल मॉड्यूल बनाने वाली औद्योगिक इकाइयों को भी रिप्स के अंतर्गत लाभ दिया जाना प्रस्तावित है। दुकान एवं वाणिज्य प्रतिष्ठान अधिनियम के तहत पंजीकृत संस्थानों को 24 घंटे खोले जाने की अनुमति दिया जाना प्रस्तावित है। युवा विकास एवं कल्याण, हमारी सरकार युवाओं के उज्जवल भविष्य एवं रोजगार के लिए प्रतिबद्ध है। पिछली सरकार के कार्यकाल में युवाओं के भविष्य किए गए खिलवाड़ के फलस्वरूप भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक के मामले सामने आए हैं। इस संबंध में करीब 33 मामलों में 615 से ज़्यादा गिरफ्तारी की गई तथा अधिकांश मामलों में एसओजी द्वारा जांच की जा रही है। हमने 4 लाख भर्तियों के संकल्प को पूरा करने की दिशा में जहां सरकारी क्षेत्र में 1 लाख से अधिक नियुक्तियां दी हैं, वहीं निजी क्षेत्र में 2 लाख से अधिक रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। वर्तमान में 1,43,000 से अधिक पदों पर भर्ती कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। साथ ही वर्ष 26 में 1 लाख पदों पर भर्ती किए जाने की परीक्षा कैलेंडर भी जारी किया है। अब मैं आगामी वर्ष हेतु 1 लाख पदों के स्थान पर 1,25,000 पदों पर भर्ती के लिए कैलेंडर जारी करने की घोषणा करता हूं। युवाओं के गुणवत्तापूर्ण कौशल विकास तथा अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप प्रशिक्षण के लिए जयपुर में अटल बिहारी वाजपेयी ग्लोबल सेंटर फॉर एडवांस स्किलिंग की स्थापना 450 करोड़ की लागत से की जानी प्रस्तावित है। प्रदेश में स्कूली एवं उच्च एवं तकनीकी शिक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने की दृष्टि से नवीन संस्थान व विषय प्रारंभ करने तथा भवन निर्माण संबंधी कार्य करवाए जाएंगे। इनकी सूची में सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रहा हूँ। प्रदेश में बच्चों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुविधा सुलभ हो, इसके लिए विद्यालयों के जर्जर भवनों की मरम्मत व भवन निर्माण के साथ साथ आधारभूत संरचना सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता है। इसके लिए 2000 करोड़ रुपए की राशि विद्यालय आधारभूत संरचना कोष बनाए जाने की घोषणा करता हूँ। प्रदेश में खेल स्टेडियम व अन्य सुविधाएं विकसित किए जाने के लिए विभिन्न कार्य करवाए जाएंगे। इन कार्यों की सूची मैं सदन के पटल पर रखा हूँ। माननीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर एवं समावेशी बनाए जाने के लिए समग्र विकास, रोजगार, सुरक्षा, आजीविका संवर्धन आवश्यक है। विभिन्न विभागों की योजनाओं में उपलब्ध संसाधनों का कन्वर्जन करते हुए इनका बेहतर उपयोग सुनिश्चित करने व दोहराए की संभावना रोकने के गुणवत्ता युक्त निर्माण कार्य करवाने के लिए भारत सरकार द्वारा विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका के लिए गारंटी मिशन ग्रामीण बीबीजी रामजी योजना प्रारंभ की गई है। इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार के वयस्क सदस्य को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन से बढ़ाते हुए 125 दिन की रोजगार गारंटी का
वैधानिक अधिकार दिया गया है। श्रमिकों को जहां पहले 15 दिन में भुगतान किया जाता था, वहीं साप्ताहिक भुगतान का प्रावधान किया गया है। निर्धारित समय अवधि में रोजगार उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में बेरोजगारी भत्ते, नियोजित श्रमिकों को मजदूरी भुगतान में देरी की स्थिति में क्षतिपूर्ति का प्रावधान किया गया है। हमारे द्वारा इस योजना के तहत आगामी वर्ष 4,000 करोड़ रुपए का व्यय राज्य कोष से किया जाएगा, जिसकी आवश्यकता एवं मांग के अनुसार बढ़ाया भी जा सकेगा। हमारी सरकार नागरिकों के समावेशी सामाजिक विकास एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी भावना के साथ विशेष योगजन, वृद्ध, विधवा, एकल नारी, लघु सीमांत कृषकों को देय सामाजिक सुरक्षा पेंशन में आगामी वर्ष 150 रुपये की बढ़ोतरी करते हुए 1,450 रुपये मासिक तक किए जाने की घोषणा करता हूँ। तुम्हारी नहीं बढ़ाऊंगा। अब देखिए ये दल का और व्यक्ति का पता चलता है। ये बढ़ाते ही हरिमोहन जी गर्म हो गए। पहले उनको अपनी चाहिए, हाँ पहले अपनी चाहिए। आपने 2 साल पहले खुद ने घोषणा की थी काम आपको करना है। आप कहे तो ठीक, नहीं कहे तो ठीक। आपके स्वास्थ्य की चिंता हम करेंगे। आपके स्वास्थ्य की चिंता हम करेंगे। अरे आपके स्वास्थ्य की चिंता हम करेंगे। अरे आपके और धारीवाल जी के स्वास्थ्य की चिंता हम करेंगे। चिंता मत करिए आप। क्यों चिंता कर? अरे ब्राजो हो गया। आ रहा हूँ। अरे आप पूरा सुन लो। अभी मैं अरे पूरा सुन लो। अरे दोनों मेरे सम्मान नहीं है, मैंने तो इसलिए कहा है। वो अकेले से कहता हूँ तो वो ये कहते मेरे से कह रहे हो। आप भी सम्मान नहीं हो, इसलिए मैंने कहा है कि आपकी और उनकी। अब मैं पारिक जी से भी कह सकता हूँ, लेकिन पारिक जी अभी आपसे छोटे हैं, इसलिए मैं दोनों उनको कहा है मैंने। आपके हाँ सबकी, वही तो मैं कह रहा हूँ। तो आपका और उनका नाम ले दिया तो क्यों आप धारीवाल जी को ऐसा क्यों कह रहे हो आप? हमारी सरकार सभी वंचित वर्गों को सम्मान देने के लिए प्रतिबद्ध है। आगामी वर्ष दिव्यांगजन को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने की दृष्टि से अब वकालत करते हैं, लेकिन कभी इनका सहयोग नहीं किया आपने। आप जब बात आती है तो कहते हैं मेरे परिवार के हैं। अरे परिवार की कभी चिंता की है क्या? क्योंकि आपको तो आवश्यकता नहीं है, इसलिए आप चिंता नहीं करते हैं परिवार की, इसलिए उस आपके परिवार की चिंता हम कर रहे हैं। इसलिए इस दृष्टि से 25,000 दिव्यांगजनों को विभिन्न उपकरण उपलब्ध कराने के साथ ही 2,500 दिव्यांगजनों को निःशुल्क स्कूटी दिए जाने की घोषणा करता हूँ। भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिक कल्याण मंडल द्वारा संचालित हिताधिकारी की सामान्य अथवा दुर्घटना में मृत्यु या घायल होने की दिशा में सहायता योजना के अंतर्गत देय राशि में से 50% राशि सावधि जमा में विनियोजित की जाती है। अब इसके स्थान पर एक मुश्त राशि का भुगतान निर्माण श्रमिकों के आश्रितों के बैंक खातों में किया जाना प्रस्तावित है तथा पूर्व में लंबित प्रकरणों का निस्तारण भी इसी प्रकार किया जाएगा। क्यों? श्रमिकों के लिए बड़ी परेशानी होती थी, आधा उसको देते थे, आधा उसके खाते में जाते थे, इंक्वायरी करते थे, बड़ी परेशानी आती थी। तो हमने कहा इनको एक साथ ही एक मुश्त उनको उनके परिवारजनों को मिल जाना चाहिए। प्रदेश में जरूरतमंद परिवारों तथा वंचित वर्ग के विद्यार्थियों को शिक्षण एवं आवासीय सुविधा उपलब्ध कराए जाने की दृष्टि से विभिन्न छात्रावास खोले जाएंगे। इन छात्रावासों की सूची मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रहा हूं। जनजाति कल्याण, वनों में निवास करने वाले हमारे जनजाति भाइयों को व्यक्तिगत या सामुदायिक वनाधिकार के
वनाधिकार के अधिकार पत्र जारी करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। साथ ही इन वनाधिकार पट्टों की राजस्व रिकॉर्ड में प्रविष्टि भी सुनिश्चित की जाएगी, ताकि हमारे जनजाति भाइयों को ऐसी भूमि पर किसान सम्मान निधि जैसी जिनके पास जमीन है, विभिन्न योजना या बैंकों में ऋण सुविधा का लाभ प्राप्त हो सके। फसलों के उत्पादन में बीज की किस्म एवं गुणवत्ता की महत्वपूर्ण भूमिका की दृष्टि से 8,50,000 जनजातीय कृषकों को 85 करोड़ रुपए का व्यय किया जाकर निःशुल्क संकर मक्का बीज मिनी किट उपलब्ध कराया जाएगा। जनजातीय क्षेत्र के युवाओं महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए स्वनिधि योजना अंतर्गत उन्हें चिन्हित कर ऋण उपलब्ध करवाने हेतु विशेष अभियान चलाया जाएगा। साथ ही आगामी वर्ष में जनजातीय क्षेत्र के 5,000 युवाओं को अपना उद्यम स्थापित करने के लिए मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। जनजातीय क्षेत्र के अरे भाई उनको बजाने में वो बजा रहे बेचारे, तो तुमको क्या दिक्कत हो रही है? अरे भाई नहीं, उधर दिक्कत कुछ नहीं हो रही है। अगर वो कह भी रहे हैं तो वो उनसे विचारों से उनकी मांग है उसको कह रहे हैं। उनकी मांग थी क्या नहीं थी भाई? अरे मांग थी क्या नहीं थी? माननीय अध्यक्ष जी, अरे ब्राजो, फिर वो भी खड़े हो जाएंगे। अरे माननीय रामकेश जी, फिर वो भी सब खड़े हो जाएंगे। माननीय अध्यक्ष जी, अब आपने देख लिया इंजेक्शन कहाँ लगा, दर्द कहाँ हुआ। ये कांग्रेस की नीति है, आपसे भी कह रहा हूं, आप भी देख लीजिए, क्योंकि हम यहाँ सदन में आए हैं, सदन में हम सबके साथ हैं। जो रखेंगे वो मांग हम पूरी करेंगे, हमारा दायित्व बनता है। लेकिन दर्द कहाँ हुआ है ये देख लीजिए। क्यों? मैं माननीय अध्यक्ष जी, इन लोगों ने हमेशा सभी का शोषण करते हुए काम किया है। इन्होंने वोटों की राजनीति की है। हम वोट की राजनीति नहीं करते, हम जनता, राजस्थान की जनता का काम करते हैं। माननीय सचेतक महोदय ब्राजो, हम माननीय, ये बहस का मुद्दा नहीं है, ये बहस का आज दिन नहीं है, ये बहस का दिन नहीं है। माननीय सदस्य, फिर आगे से इनको भी कोई डिस्टर्ब करेगा मैं नहीं बोलूंगा। एक बात बताओ, मैंने कुछ क्या कहा? मौका था, आप बोलिए। आप आराम से सुन लो भाई, मैं थोड़ी कह रहा हूँ कुछ। माननीय, अब इनको सुनाई दो। मैं थोड़ी कह रहा हूँ, आराम से सुन लीजिए। मैं आपको ये थोड़ी कह रहा हूँ, जनजातीय क्षेत्र में क्या आस्था स्थलों, सोनार माता मंदिर सलूमर, सलाकेश्वर महादेव मंदिर आनंदपुरी, बांसवाड़ा तथा रामकुंड महादेव मंदिर पीलक झाडोल, उदयपुर में विकास एवं सार्वजनिक सुविधाओं के लिए कार्य करवाए जाने प्रस्तावित है। कोटा बूंदी, उनका तो हो रहा है, उनका तो पहले ही हो गया, उनका तो अभी उनका तो जल्दी ही शिलान्यास होने वाला है, पूरा बन गया, उनका मॉडल भी बन गया, वो होने वाला है जल्दी। कोटा बूंदी जिले में 3 नए उप स्वास्थ्य केंद्र खोले जाने के साथ ही 3 उप स्वास्थ्य केंद्रों को आयुष्मान आरोग्य मंदिर तथा 3 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में क्रमबद्ध किया जाएगा। प्रदेश में चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार हेतु चिकित्सा संस्थानों की स्थापना
क्रमोन्नयन, बेड क्षमता वृद्धि एवं भवन निर्माण संबंधी विभिन्न कार्य करवाए जाएंगे। इन कार्यों की सूची में सदन के पटल पर रख रहा हूँ। प्रदेश के कोने कोने में निवास करने वाले परिवारों को आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। इस हेतु हमारे द्वारा आगामी वर्ष की कार्य योजनाओं में सड़क, पेयजल, शिक्षण, चिकित्सा संस्थानों के उन्नयन के लिए विभिन्न प्रावधान किए गए हैं। इसी क्रम में आमजन एवं माननीय जनप्रतिनिधियों से मुझे अनेकों प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इन आवश्यकताओं की पूर्ति की दृष्टि से मैं आगामी वर्ष आधारभूत संरचना के निर्माण एवं मरम्मत हेतु 1500 करोड़ रुपए के अतिरिक्त प्रावधान की घोषणा करता हूं। पर्यटन एवं कला संस्कृति, हम विकास के साथ अपनी विरासत के संरक्षण के लिए भी प्रतिबद्ध हैं। मैं जनभावनाओं को देखते हुए माउंट आबू का नाम आबूराज, माउंट आबू का नाम आबूराज और जहाजपुर का नाम यज्ञपुर, जहाजपुर का नाम यज्ञपुर, जहाजपुर का नाम यज्ञपुर तथा कामा का नाम कामवन करने की घोषणा करता हूं। अपने प्रेरणा एवं श्रद्धा स्रोतों की स्मृति को जीवंत किए जाने की दृष्टि से झालामंड जोधपुर में श्री यादे पैनोरमा तथा नागाड़ा बालोत्रा में नागड़ेची या माता के पैनोरमा मनाए जाने की घोषणा करता हूं। प्रदेश के प्रत्यक्ष प्रभार वाले मंदिरों के विकास कार्य तथा अन्य सुविधाओं के लिए 100 करोड़ रुपए व्यय किए जाना प्रस्तावित है। प्रदेश में पर्यटन सुविधाओं के साथ साथ धार्मिक स्थलों के विकास संबंधी विभिन्न कार्य करवाए जाएंगे। इन कार्यों की सूची में सदन के पटल पर रख रहा हूं। प्रदेश में सिंचाई सुविधाओं से संबंध विभिन्न कार्य करवाए जाने प्रस्तावित हैं। इन कार्यों का विवरण सदन के पटल पर रख रहा हूं। हमने संकल्प पत्र में किसान भाइयों को आर्थिक संबल प्रदान करने के उद्देश्य से गेहूं की फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP 2700 रुपये प्रति क्विंटल पर खरीदने का संकल्प लिया था। अब मैं आगामी वर्ष गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP के ऊपर प्रति क्विंटल 150 रुपये बोनस देते हुए 2735 रुपये प्रति क्विंटल पर गेहूं खरीदने की व्यवस्था किए जाने की घोषणा करता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, एक बात मेरे को माननीय प्रतिपक्ष के नेताजी ने कहा, मेरे को ध्यान आता है। आपने कहा था कि आपने ये कहा गेहूं, देखिए मैंने ये तो कहा है कि गंगानगर हनुमानगढ़ हमारा गेहूं का कटोरा है, अन्न का कटोरा है। मैंने ये कहा कि पूरे देश के अंदर अगर MSP पे सबसे ज़्यादा मूल्य अगर हमारा है तो वो राजस्थान का सबसे ज़्यादा है। मैंने ये नहीं कहा कि राजस्थान सबसे ज़्यादा खरीद रहा है, मैंने कहा हमारा दर 2700 कहीं नहीं है। इसलिए मैंने कहा आज भी आप देख लेना और जगह की, अगर अभी कहीं बड़ी हो उसमें तो कह नहीं सकता, लेकिन जब हम गेहूं खरीद रहे थे तो राजस्थान सबसे महंगा गेहूं MSP पर ले रहा था। ये मैंने कहा था, और ये नहीं है तो आप देख लीजिए। कृषि उपज मंडी समिति, अरे मैं वो भी बता रहा हूं आपको क्योंकि मैंने वहीं की थी। मैं गया था लक्ष्मणगढ़, मैंने कहा था। लेकिन अध्यक्ष जी मेरे को एक बात बताइए, ये किसान होने का दावा करते हैं, बार बार मेरे से बात कर लेते हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं इनसे, जब रेट मेरे को बाजार में ज़्यादा मिलेगी और MSP पे कम मिलेगी तो मेरे माल को मैं कहाँ दूंगा साहब, कहाँ दूंगा मैं? अब इनको पूछिए बाजरे का मूल्य कितना था और बाजार भाव कितना था। अरे ये तो अंदाज लगाइए कि बाजरे का मूल्य कितना था MSP पर और बाजार में भाव कितना था। अगर हम बाजार में वहाँ खरीदते तो किसान कौन देने आता? किसान तो वहाँ देगा जहाँ लाभ होता है, उसका ज़्यादा था।
आप देख लेना, आप उस समय का रेट देख लेना। माननीय मंत्री जी है। कृषि उपज मंडी समितियों के प्रभावी पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण की दृष्टि से कृषि विपणन के खंडों का पुनर्गठन करते हुए पाली, प्रतापगढ़, भरतपुर एवं बाराके में खंड कार्यालय खोले जाएंगे। क्या वहाँ ज़्यादा बड़ी मंडी है। मार्केटिंग कास्ट को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में धनिये के व्यापार को प्रोत्साहन दिए जाने तथा मार्केट लीकेज को बढ़ाने के उद्देश्य से मंडी शुल्क की दर को 1.60% से घटाकर 0.50% किया जाता है तथा आड़त की दर को 2.25% से घटा करके 1% किया जाना प्रस्तावित है। प्रदेश में पशु पालकों को पशु चिकित्सा संस्थानों की सुविधाओं को समुचित लाभ मिले, इसके लिए विभिन्न पशु चिकित्सालयों संस्थानों खोले में क्रमोन्नत किए जाएंगे तथा डेयरी प्लांट स्थापित किए जाएंगे। इन संस्थानों की सूची में सदन के पटल पर रख रहा हूं। मुझे माननीय सदन को अवगत कराते हुए प्रसन्नता है कि जहां हमारी सरकार जनभावनाओं को प्रधानता देते हुए गौ सेवा के लिए प्रतिबद्ध है, वहीं संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा भी वर्ष 2026 को अंतर्राष्ट्रीय चारागाह और पशुपालक वर्ष घोषित किया गया है। गौ सेवा और गौ कल्याण को और अधिक गति देने के लिए मैं गौ सेवा नीति 2026 लाने की घोषणा करता हूँ। प्रदेश में विभिन्न प्रशासनिक इकाइयों की स्थापना क्रमोन्नयन के साथ साथ सुदृढ़ीकरण एवं आधारभूत सुविधाओं को विकसित किए जाने के लिए विभिन्न कार्य करवाए जाएंगे। इन कार्यों की सूची में सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रहा हूं। हमारे द्वारा बजट में सम्मानित सदन के भवन में विकास कार्य 14 करोड़ रुपए की लागत से कराए जाने की घोषणा की गई थी। अब मैं विधानसभा सभागार के ऊपरी हाल को ऑडिटोरियम बनाने, संग्रहालय के उन्नयन तथा डिजिटल स्क्रीन की स्थापना हेतु 16 करोड़ रुपए का व्यय किए जाने की घोषणा और करता हूं। हमारे विधानसभा एक ही हुआ है अपने गठन का, हमारी विधानसभा अपने गठन का 75वां वर्ष मना रही है। इस क्रम में इस वर्ष अमृत महोत्सव के आयोजन हेतु 3 करोड़ रुपए व्यय करने की घोषणा करता हूं। 5 करोड़ माननीय मुख्यमंत्री। हमारे द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं को ज्ञान अर्जन की सुविधा व संबल प्रदान करने तथा आमजन को विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभ प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु चरणबद्ध रूप से पंचायत स्तर पर 3 हो जाएंगे। 5 करोड़ अध्यक्ष जी कह रहे हैं हो जाएंगे। हमारे द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं को ज्ञान अर्जन की सुविधा व संबल प्रदान करने तथा आमजन को विभिन्न सरकारी सेवाओं के लाभ प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु चरणबद्ध रूप से पंचायत स्तर पर अटल ज्ञान केंद्र स्थापित करने का निर्णय किया गया था। अटल ज्ञान केंद्र स्थापित करने का निर्णय किया गया था। वर्तमान में 1800 से अधिक केंद्रों की स्थापना हेतु वित्तीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है। अब मैं आगामी वर्ष 1000 अतिरिक्त अटल ज्ञान केंद्रों की स्थापना किए जाने की घोषणा करता हूँ। अध्यक्ष जी जो कहेंगे वो करेंगे, उसकी चिंता मत करिए। वो तो जितना होगा उतना होगा, जितना उसमें होगा उतना होगा। वो हाँ 3 कहेंगे 3 करेंगे, 5 4 कहेंगे 5 करेंगे, जो कहेंगे अध्यक्ष जी करेंगे। अरे कह दिया ना, क्यों ये चिंता आपकी थोड़ी है। अरे कह दिया ना, और क्या कहूँगा, कह रहा हूँ ना। कही दिया 5 करोड़। प्रदेश में ग्रास रूट स्तर पर आवश्यकता की पूर्ति के लिए हमारे द्वारा डॉक्टर श्यामी प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना लागू की गई है। विकसित राजस्थान 2047 के अनुरूप योजनाबद्ध विकास किए जाने के उद्देश्य से राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन रीति के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत स्तर एवं शहरी नगर निकाय क्षेत्रों में जिला स्तर तक के लिए विकास का मास्टर प्लान बनाया जाने की घोषणा करता हूँ।
ये 2047 का विजन है जो अभी मैंने कहा था। ये प्रदेश में नहीं, हम ग्राम पंचायत से लेकर निकाय से लेकर के जिले तक इसको लागू करेंगे, जिससे हमारा विजन बने कि हम हमारे ग्राम पंचायत का विजन क्या हो, हमारे नगर निकाय का विजन क्या हो, हमारे जिले का विजन क्या हो। इसलिए मैं कहना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी, हमको उसका रोड मैप बनाते हुए पूरी तरह से हम उसकी कैसे योजना बनेगी, कैसे हमारा विकास होगा, इसके लिए मैं आपको कहना चाहता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा युवा पीढ़ी को नई डिजिटल विधाओं में पारंगत करने के लिए ऑरेंज इकोनॉमी आधारित संस्कृति और सृजनशीलता के महत्व को रेखांकित किया है। देश में युवाओं को इस दिशा में अधिकाधिक अवसर प्राप्त हों, इस दृष्टि से ऑरेंज इकोनॉमी इंसेंटिव स्कीम लागू किया जाना प्रस्तावित है। आज के युग में एआई व मशीन लर्निंग की उपयोगिता से सभी भली बात परिचित है, किंतु इनके स्मार्ट गवर्नेंस में उपयोग हेतु अत्यधिक डाटा के संधारण व प्रोसेसिंग की आवश्यकता होगी। इस दृष्टि से मैं राज्य में एआई एवं क्वांटम कंप्यूटिंग मिशन प्रारंभ किए जाने की घोषणा करता हूं। प्रदेशवासियों के अमन चैन को सुनिश्चित कर कानून व्यवस्था सुदृढ़ करने तथा अपराध नियंत्रण करने हेतु कड़ी एवं तुरंत कार्रवाई करने के लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है। इसी क्रम में व्यवस्था को और अधिक चाक चौबंद करने की दृष्टि से थानों व गश्ती दलों को डायल 112-100 से जोड़ते हुए इनके लिए चरणबद्ध रूप से 1250 वाहन तथा 2500 नपरी उपलब्ध कराए जाने प्रस्तावित है। महिलाओं के विरुद्ध सार्वजनिक स्थलों पर छेड़छाड़, घरेलू हिंसा एवं अन्य अपराधों को रोकथाम हेतु कार्यरत कालिका पेट्रोलिंग यूनिट की संख्या के चरणबद्ध रूप से 500 से बढ़ाकर 600 किया जाना प्रस्तावित है। पुलिस विभाग में तकनीकी संवर्ग में उच्च पदों की संख्या सीमित होने के कारण पदोन्नति के पर्याप्त अवसर उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए तकनीकी संवर्ग के ऐसे कार्मिकों को पदोन्नति के अवसर उपलब्ध कराने हेतु काडर पुनर्गठन किए जाना प्रस्तावित है। राज्य में महत्वपूर्ण भवनों, संस्थानों यथा राजभवन, विधानसभा, उच्च न्यायालय, मुख्यमंत्री आवास, हवाई अड्डों में औद्योगिक संस्थाओं यथा रिफाइनरी आदि की सुरक्षा में नियोजित किए जाने हेतु विशेष रूप से प्रशिक्षित राज्य विशेष पुलिस बल का गठन किया जाना प्रस्तावित है। पुलिस कार्मिकों के मैस भत्ते की राशि को 2,700 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 2,850 रुपये प्रतिमाह किया जाना प्रस्तावित है। हमारे द्वारा 11 फरवरी 2026 को प्रस्तुत किए गए बजट में विभिन्न न्यायालयों में आधारभूत सुविधाएं 200 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किए जाने की घोषणा की गई थी। अब मैं इन्हें विकास कार्यों की राशि 200 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 450 करोड़ रुपए किए जाने की घोषणा करता हूं। प्रदेश में कानून के साथ साथ न्याय तंत्र के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण के लिए विभिन्न न्यायालय खोले एवं क्रमोन्नत किए जाएंगे। इसकी सूची मैं पटल पर प्रस्तुत कर रहा हूं। वर्तमान में दिव्यांग राज्य कर्मचारियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान 21 अक्टूबर 2021 से प्रभावी है। अब मैं दिव्यांग राज्य कर्मचारियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण के प्रावधान को 30 जून 2016 से प्रभावी किए जाने की घोषणा करता हूं। हमारे द्वारा कार्मिकों की विभिन्न समस्याओं पर विस्तृत विवेचन कर सरकार को अनुशंसा किए जाने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति के गठन का निर्णय लिया गया है। साथ ही गत वर्ष में हमने कार्मिकों को समयबद्ध पदोन्नति देने के लिए अर्हता में 2 वर्ष तक की छूट दी थी। कतिपय कारणों से कुछ विभागों में कार्मिक इस छूट का लाभ लेने से वंचित रह गए। इस कारण आगामी वर्ष आवश्यकता अनुसार ऐसे काडर में छूट देने का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है। राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त विभिन्न सुविधाओं को आमजन तक पहुंचाने में मानदेय एवं संविदा कार्मिकों की महती भूमिका है। इस दृष्टि से मैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, मिड डे मील कुक आदि कार्मिकों को राज्य सरकार द्वारा
देय मानदेय में 10% वृद्धि करने की घोषणा करता हूं। पंचायती राज संस्थाओं, पंचायती राज, क्या हो गया? अरे मोदी, आपका धन्यवाद है। अरे ब्राजो भाई, हो गया, ध्यान में आ गया। अभी आप सुनते जाइए। पंचायती राज संस्थाओं एवं नगर निकाय के अध्यक्षों एवं सदस्यों के मानदेय में आगामी वर्ष 10% की वृद्धि प्रस्तावित है। राजकीय कर्मचारियों को बेहतर आवास सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उपलब्ध भूमि का समुचित विकास करते हुए आगामी 3 वर्षों में चरणबद्ध रूप से NBCC पैटर्न पर 3000 फ्लैट्स का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है। राजस्थान वरिष्ठ अधिस्वीकृत पत्रकार सम्मान योजना के अंतर्गत वर्तमान में 60 वर्ष से अधिक आयु के अधिकृत पत्रकारों को दी जाने वाली सम्मान राशि 15,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये प्रतिमाह तथा दिवंगत अधिस्वीकृत पत्रकारों की पत्नी को देय राशि 7,500 रुपये को बढ़ाकर 9,000 रुपये प्रतिमाह किए जाने की घोषणा करता हूँ। इसके साथ ही पत्रकार बंधुओं के लिए राजस्थान आवासन मंडल के माध्यम से जयपुर एवं अन्य स्थानों पर आवासीय योजना लाई जानी प्रस्तावित है। समय समय पर सम्मानित सदस्यों द्वारा किए गए आग्रह को ध्यान में रखते हुए मैं राजस्थान आवास मंडल के माध्यम से विधायक आवास योजना लाए जाने की घोषणा करता हूं। विद्याधर जी तो ये कह रहे हैं मुझे बजाने से क्या फायदा है। समय पर आप सबकी मांग थी, मैंने पहुंचा दी थी। चलो ठीक, इन सब की ओर से आपको माननीय विधायक, अभी और सुनिए ना, अभी और सुनिए ना। माननीय विधायकों के वेतन में, सुनिए, माननीय विधायकों के वेतन में राज्य कर्मचारियों की भांति समय समय पर महंगाई भत्ते के अनुसार बढ़ोतरी की जाना प्रस्तावित है। ये प्रावधान आगामी वित्तीय वर्ष से लागू किए जाने की घोषणा करता हूं। आप सभी को प्रदेश को विकास के शिखर पर ले जाने में महती जिम्मेदारी निभानी है। आप जहां जाते हो वहीं आपका ऑफिस हो, इसलिए आप जाते हो जहां ऑफिस हो, आप सभी सदस्यों को एक मोबाइल टैबलेट दिए जा रहा है। इस मोबाइल टैबलेट का उपयोग करते हुए आप अपने क्षेत्र के विकास में और बेहतरीन योगदान ले पाएंगे। माननीय, इसका उपयोग आप ठीक प्रकार से, क्यों स्क्रीन वाला है इसलिए आपके क्षेत्र की जानकारी पूरी उसमें रहेगी। एक मोबाइल टैबलेट दिए जा रहे हैं। इस मोबाइल टैबलेट का उपयोग करते हुए आप अपने क्षेत्र के विकास और बेहतर तरीके से करा पाएंगे और उसमें आपका योगदान हो पाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम जन कल्याण की भावना के साथ प्रदेश के विकास के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। मैं सम्मानित सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप सबके सहयोग से विकसित राजस्थान 2047 के संकल्प को साकार करने में अवश्य सफल होंगे। और इस अवसर पर मैं एक मिनट
एक मिनट। इस अवसर पर अंत में मैं कहना चाहूंगा, अरे सुनो तो सही, सुनना नहीं है क्या? सुनो। अब मैं अंत में कुछ कहना चाह रहा हूं। फागुन आया, अब फागुन की बात सुन लीजिए, और ब्रजवासी हूँ इसलिए और अच्छा आनंद आएगा आपको, क्योंकि ब्रज की फाग को तो आप जानते ही होंगे। आपने ब्रज की होली अच्छी तरह से देखी होगी, और नहीं देखी तो देख करके आना चाहिए। फागुन आया रंग लाया, फागुन आया रंग लाया, सच का दर्पण संग लाया। आज सदन में रंग बिखरे हैं, सच के चेहरे खुद निखरे हैं। हमने पसीने से रंग घोला, धरती पर विश्वास बोला, जनता के हर एक सपने को मेहनत से आकार पिरोया। पर उधर विपक्ष निराला है, हर मौसम में काला है। होली में भी रंग नहीं, केवल आरोपों का जंजाला है। हम गुलाल विकास की लाए हैं, बेभ्रम धूल की उड़ाए हैं। हम आंकड़ों से बात करें, बेबस शोर मचाए चिल्लाएं। इनकी पिचकारी में पानी कम, ज्यादा केवल हवा भरी है। जब जब सच का रंग चढ़े, इनका नकली रंग झड़े। 2 बरस में काम किया है, धरती ने परिणाम दिया है। मुद्दों में जिनकी पकड़ नहीं, वे बस आरोपों में उलझे रहे। होली है तो सच भी बोलें, रंग नहीं अब मुखौटे खोलें। जनता की आंखें तेज बहुत हैं, अब छल के रंग नहीं घोलें। हम पर छींटे कितने मारो, हम उतना ही और निखरेंगे। सेवा का रंग गहरा होता है, ये रंग कभी ना उतरेंगे। फागुन की ये गूंज पुकारे, कर्म ही असली रंग हमारे। जो केवल भाषण रंगते हैं, वक्त उन्हें खुद ही उतारते हैं। आज होली पर इतना कह दूं, रंग बदलना आसान बहुत है, पर जनता का जो रंग चढ़े उसे मिटाना असंभव है। फागुन आया रंग लाया, फागुन आया रंग लाया, सच का दर्पण संग लाया। आज सदन में रंग बिखरे हैं, सच के चेहरे खुद निखरे हैं। हमने एक मिनट, एक बार और सुन लो। नहीं, अब सुनो ना। नहीं, उसमें नहीं, आगे है, आगे चलो ना, वही है, आगे अलग नहीं है। हम पिछली सत्ता का हाल निराला, जनता के हर सपने को मेहनत से आकार पिरोया। पर पिछली सत्ता का हाल निराला, पेपर लीक का खेल ही काला। मेहनत करती थी युवा पीढ़ी, प्रश्न पत्र बिके व्यवस्था ढीली। भ्रष्टाचार के रंग चढ़ाए, अपनों ने ही तीर चलाए। आपसी लड़ाई कुर्सी की जंग, जनता रही बेबस देखती दंग। तुष्टीकरण की चली पिचकारी, वोटों की थी पूरी तैयारी। ना न्याय मिला ना रोजगार, बेरोजगार का बढ़ता भार। महंगाई से घर घर रोया, अपराध ने खुलकर पांव पसराया। कानून व्यवस्था मौन खड़ी थी, आम जन की आवाज दबी पड़ी थी। अब बदला है रंग जमाना, अब बदला है रंग जमाना। सेवा को हमने पेपर लीक पर रोक गई है। भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी खड़ी है। रोजगार के द्वार खुलाए, युवाओं के सपने सजाए। राजिंग राजस्थान का नारा, निवेश उद्योग विकास हमारा। अपराध पर अब प्रहार हुआ है, कानून का फिर से राज हुआ है। माफिया चाहे कितना दौड़े, कानून के आगे घुटने जोड़े। किसानों के खेतों में खुशहाली, सिंचाई बीज और मदद निराली। मेहनत कस का सम्मान बढ़ाया,
गांव-गांव तक विकास पहुंचाया। हम आंकड़ों से बात करें, काम के रंग दिन रात भरें, वे केवल शोर मचाते हैं, झूठे रंग उछाल छिपाते हैं। सदन में जो गरजे थे, तुम चौकड़ी भुला दूंगा कहकर इतिहास बदलने के निकले थे। जनता ने चौकड़ी तुम्हें भुला दी है। तुम्हें बुलाने की बात करोगे, हम याद दिलाने आए हैं किसने क्या किया प्रदेश में, सब हिसाब बताने आए हैं। आज होली पर चेतावनी, आपको भी मिल सकती है, आप भी कम नहीं। अब आज होली पर चेतावनी है, अब भ्रम का बाजार नहीं चलेगा। जनता का विश्वास जो जीता, उसे कोई साजिश से नहीं ढाएगा। होली है तो सच भी बोलें, रंग नहीं अब मुखौटे खोलें। जनता की आंखें तेज बहुत हैं, अब छल के रंग नहीं घोलें। हम पर छींटे जितने मारो, हम उतना ही और निखरेंगे। सेवा का रंग गहरा होता है, ये रंग कभी ना उतरेंगे। फागुन की ये गूंज पुकारे, करम की असली रंग हमारे। जो केवल पासड़ रखते हैं, वक्त उन्हें खुद ही उतारते हैं। होली है तो हंस भी लें, हम थोड़ा व्यंग भी घोल चलें। रंग बदलने वालों को देखो, पहले पानी से ही धुल चलें। माननीय अध्यक्ष जी, जम जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, आज ये वित्त विनियम विधेयक पर चर्चा हुई है। निश्चित रूप से होली का त्यौहार है, इसलिए मैंने होली की एक कविता सुनाई है। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं।